स्टार्टेड। रिकॉर्डिंग मैसेज गया है सर? ठीक है। जो लोग यहाँ पर हों उन लोगों के लिए बस स्क्रीन शेयरिंग के लिए और कुछ नहीं है सर। स्क्रीन जो मैं दिखाऊंगा उसको दिखाने के लिए आप लोगों को ज्वाइन करना। बाकी तो मेरा ही सुनोगे, मेरा ही सब कुछ होगा। और क्या काम ही क्या है। अच्छा, देखो इनकम टैक्स का ना आज हम लोग बेसिकली ओवरऑल जर्नी देखेंगे, ए टू जेड। इनकम टैक्स को पढ़ने का दो तरीका होता है। ठीक है, हम लोग जब पढ़ाई करते थे दो तरीके से पढ़ाया जाता है। तो आज मैं वो वाला तरीका लूंगा, सेकंड वाला तरीका। जैसे जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे मानो कि 10 स्टार्ट कर रहे हैं, इसका कोई इनकम टैक्स का नॉलेज नहीं है। जो लोगों का नॉलेज है उनके लिए, और जिनका एकदम बिल्कुल नॉलेज नहीं है उनके लिए एक मिक्सअप कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट कैसा है? इनकम टैक्स में बेसिकली जो सबसे डिफिकल्ट एरिया होता है वो होता है हेड्स ऑफ इनकम। डिफरेंट हेड्स को जानना पड़ता है। अब थोड़ा सा मैं दर्ज के लिए 2 मिनट बोलूंगा। सर इनकम टैक्स क्या है, मैं आपको सिंगल कुछ लाइन में बताता हूँ। इनकम टैक्स क्या है कि हम लोग इनकम करते हैं, बदले में सरकार को टैक्स देते हैं। ठीक है। सरकार को क्यों, मतलब एक्चुअली इसके बारे में कुछ बेसिक क्लास मैंने करवाया था। तो क्योंकि तेरा ये पहला क्लास है इसलिए मैं थोड़ा कुछ बात तेरे को बता दूं, मैं शेयर कर दूंगा। इनकम टैक्स क्या है कि गवर्नमेंट को हमें टैक्स देना पड़ता है। गवर्नमेंट को क्यों टैक्स देना पड़ता है? ताकि गवर्नमेंट हमारे लिए देश चला पाए, डेवलपमेंट कर पाए। तो ये एज ए कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया हम लोग जैसे सरकार से उम्मीद रखते हैं ना कि सरकार हमारे लिए ये करेगा, सरकार हमारे लिए वो करेगा, उम्मीद करते कि नहीं करते? जैसे हमारे घर के सामने अगर रास्ता, सड़क जो है, रोड जो है, अगर वो खराब होता है तो भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार रोड ठीक कर देगा। अगर हॉस्पिटल में बेड नहीं है, उम्मीद करते हैं कि सरकार हॉस्पिटल में अच्छा बेड देगा, डॉक्टर रखेगा। स्कूल में, सरकारी स्कूल का बात करूं, प्राइवेट का नहीं, सरकारी स्कूल में टीचर रहेगा, पढ़ाएगा, है ना, तो स्कूल बनाना है। तो बेसिकली बेसिक फैसिलिटीज भी सरकार से हम ही उम्मीद करते हैं। सिमिलरली बेसिक फैसिलिटीज के बाहर, जैसे बेसिक फैसिलिटीज माने बेसिकली हमारा फूड सिक्योरिटी, जिसके लिए गवर्नमेंट राशन सिस्टम चलाता नहीं है। राशन दुकान नहीं होता है सर, फेयर प्राइस शॉप। हाँ, भारत के हर कोने कोने में मिलेगा आपको। तो 140 करोड़ की आबादी है सर, इतना आसान नहीं है इतना बड़ा देश को चलाना। बड़ा फैमिली, ऑब्वियसली थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। ऊपर से इतना दिन ब्रिटिश का कॉलोनी थे, है ना, कॉलोनियल जो भूत है वो तो गया नहीं ना किसी के दिमाग से, अभी कैसे जाएगा? तो चलो सर वो तो हिस्टोरिकल बातें हैं, बट फिर भी देश कैसे चलता है इसको समझने के लिए इनकम टैक्स को 2 मिनट समझना चाहिए। इनकम टैक्स पढ़ के अल्टीमेटली आप लोग एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, आप लोग अपने देश के प्रति क्या काम करोगे? अच्छा, देश के प्रति काम करना मैंने ऑटोमेटिकली खुद का भी हो जाना सर। ऑब्जेक्टिव बड़ा रखोगे तो छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है। विराट कोहली अपने लिए खेलता है कि देश के लिए खेलता है? तो अगर वो सिर्फ अपने लिए खेलेगा तो विराट कोहली का इतना नाम होता क्या? उस बार वर्ल्ड कप चलते चलते एक मैच में विराट कोहली सेंचुरी करने के लिए, केएल राहुल उसको बोला तुम खेलो सेंचुरी कर लो। ठीक है, तो विराट उसको बोल रहा था नहीं नहीं, अगर मैं ऐसा करूँ ना तो ये अच्छा इमेज नहीं होगा मेरे लिए, शायद आप लोगों को पता होगा। ठीक है, लेकिन बाद में केएल बोला देखो हम तो ऐसे ही जीत रहे हैं, एक सेंचुरी ऐड हो जाएगा, रिकॉर्ड बन जाएगा, कर लो। फिर भी विराट उसको बोल रहा था नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये एक बड़ा जिगरा वाला बात होता है। ठीक है, कि अपने लिए नहीं देश के लिए करने जाओगे तो अपना ऑब्जेक्टिव बड़ा करोगे तो ऑटोमेटिकली देश का डेवलपमेंट हो जाता है। तो चलो एक सिंपल से क्रिकेट के नॉलेज से भी आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे देश में इनकम टैक्स का सिचुएशन बहुत खराब है सर। देश का सिर्फ 4% लोग ही इनकम टैक्स भरता है। 140 करोड़ की आबादी है। अच्छा, जाहिर सी बात है हर कोई कमाता नहीं, बच्चा लोग थोड़ी ना कमाएगा सर। लेकिन जो वर्किंग क्लास है, वर्किंग क्लास इन द सेंस जिनका एज 25 से 60-65 इस ग्रुप में है, इनके इनके अंदर सारे के सारे लोग टैक्स नहीं भरते। अच्छा, मान के चलता हूँ सर 50 करोड़ लोग कमाते हैं, 140 करोड़ का मैं आधा से भी कम कर दिया। 140 का आधा कितना होता है? 70 करोड़। उससे भी मैं और 20 करोड़ कम किया। 40 से 50 करोड़ लोग तो देश में इनकम करते हैं ना सर, करते कि नहीं करते? इन जनरल यूथ का संख्या वर्ल्ड का सबसे ज्यादा इंडिया में, पता है आपको? 65% यूथ, यानी फ्रॉम 18 टू 65। 65 को भी यूथ इसलिए माना गया क्योंकि दे कैन वर्क। 65 के बाद तो रिटायरमेंट एज आ जाता है ना, इसलिए उसको भी यूथ के अंदर कनेक्ट किया गया। तो वर्ल्ड का सबसे यूथेस्ट कंट्री इंडिया है। अब आप इसके लिए पॉपुलेशन का बाढ़ बोलो जो भी बोलो, दैट इज द रीजन। ना व्हाट इज द पॉइंट? पॉइंट है कि देश को कमाना है तो देश तो कमाता नहीं है सर, पब्लिक के पैसे से देश चलता है।
तो ये सरकार का रेवेन्यू का सोर्स क्या है जानते हो? टैक्स। इस वाला लैपटॉप में नहीं है, दूसरा लैपटॉप में वो डेटा था, मैं आप लोगों को बाद में दिखा दूंगा कि गवर्नमेंट जितना टोटल इनकम करता है उसका करीब करीब 60 से 70% टैक्स से ही कमाता है। तो मेनली 3 तरह का टैक्स है गवर्नमेंट ज्यादा कमाता है। एक होता है इनकम टैक्स, जहां से गवर्नमेंट अगर 100 रुपीज इनकम करता है, एग्जाम्पल गवर्नमेंट ऐसे तो $1 ट्रिलियन कमाते हैं, गवर्नमेंट अगर 100 रुपया कमाते हैं तो 100 में से 15% इनकम टैक्स है, 16 से 17% जीएसटी से, 15 to 20%, 16 to 18% कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स माने जो कंपनी बिजनेस करता है उसके टैक्स है। तो कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, ये तीनों मिला के अप्रोक्स 50% इंडियन इकोनॉमी को योगदान करता है। बात समझ में आ रहा है सर? इसी से रास्ता बनना, हॉस्पिटल बनना, सरकारी जॉब क्रिएशन करना, ये सब। सर बाकी 50% कुछ सरकारी कंपनी भी है ना, सरकार का बिजनेस भी तो होता है, वो बिजनेस से हाँ बहुत सारा लॉस में है, लेकिन जितना सारा प्रॉफिट है, जैसे तेल वाला कंपनी, पेट्रोल कंपनी, ये सब प्रॉफिटेबल है, तो वहां से कंपनी का रेवेन्यू आ जाता है। सेकेंडली 35% अप्रॉक्स गवर्नमेंट लोन लेता है हम लोगों को चलाने के लिए इंटरनेशनल मार्केट से, जैसे वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन ले लिया, अप्रॉक्स 30 से 35%। तो इंडिया का तरक्की तभी संभव है जब ये लोन का अमाउंट घटेगा, और ये तभी संभव है जब टैक्स का अमाउंट बढ़ेगा। अगर सरकार का टैक्स कलेक्शन बढ़ जाता है और गवर्नमेंट का लोन जो इंटरनेशनल मार्केट से लेना पड़ता है, अच्छा लोन लेगा तो उसका बर्डन भी हमारे ऊपर ही आएगा ना, क्योंकि सरकार इनकम करेगा, इनकम करके अगर इंटरनेशनल मार्केट का लोन रिपे नहीं करेगा तो फिर इंटरनेशनल तो आपको छोड़ेगा नहीं ना। तो फिर हमारा डेवलपमेंट का पैसा अगर सूद में चला जाता है, सूद समझते हो ना, ब्याज, ठीक है, अगर सारा पैसा ब्याज में चला जाएगा, इंटरेस्ट में चला जाएगा, तो फिर डेवलपमेंट के लिए बचेगा नहीं। तो इसके लिए क्या करना है, हर पब्लिक को रिस्पॉन्सिबल होना है कि हम अपना टैक्स दें, ये हम पब्लिक का भी एक ड्यूटी है देश के प्रति। अच्छा उसमें गवर्नमेंट हर किसी के ऊपर प्रेशर नहीं करता है, जिसका इनकम 2,50,000 के ऊपर जाता है सिर्फ उसी को बोलता है इनकम टैक्स पे करो, एनुअल इनकम 2.5 लाख के ऊपर, 2.5 लाख के ऊपर जाने से इनकम टैक्स देना है, नहीं तो नहीं देना है, फाइल बनाना पड़ता है। सब बताऊंगा, सभी चीज इसी क्लास में सीखेंगे हम लोग, टैक्स फाइलिंग का भी बात करेंगे। तो गवर्नमेंट ऐसे नहीं कि हर किसी को बोलते कि टैक्स, अच्छा 50 करोड़ में से 30 से 40 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिनका इनकम, 30 करोड़ लोग तो हो ही जाएगा सर जो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में, मतलब जिनका इनकम 2.5 लाख क्रॉस नहीं करता है, आउट ऑफ 50 करोड़, मैंने जो एग्जाम्पल आपको दिया था ये एक अप्रॉक्स डेटा है, इसको एकदम मान, ये सरकारी डेटा नहीं है, मैं एक अप्रोक्सीमेशन किया। तो 50 करोड़ में से 10-20 करोड़ लोग मान के चलते हैं जिनका 2,50,000 के नीचे या अप टू 2,50,000 तक इनकम है। मैं माना कि 30 करोड़ लोग 2,50,000 के ऊपर कमाता है, बात समझ में आ रहा है? तो अगर 30 करोड़ लोग टैक्स भरता है, नहीं भरता है, 30 करोड़ भी टैक्स नहीं भरता है, और हम लोग उम्मीद बहुत करते हैं देश से, हर कोई, सरकार की कुछ, हर जगह में देखो यही बात है। तो चलो दैट्स अ डिफरेंट इशू, मैं उसको बारे में बात नहीं। देखो हम लोग यूथ है, देश के हैं, तो होना चाहिए कि जिस देश में हम रहते हैं, जिस स्टेट में रहते हैं, स्टेट का इनकम कैसे होता है। अच्छा ये सेंट्रल गवर्नमेंट कमाता नहीं है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को देता है, फिर स्टेट चलता है, स्टेट का अपना भी रोजगार है, लेकिन सेंट्रल जो कमाते हैं उसका एक हिस्सा अपने लिए रखते हैं, देश का बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे ज्यादा खर्चा हो जाता है, इसके अलावा देश का और भी चीजें हैं उसके खर्चा है, तो इतना सारा खर्चा करने के बाद जो बचता है वो डेवलपमेंट के लिए रहेगा, नहीं तो नहीं। तो इनकम टैक्स बेसिकली गवर्नमेंट इसलिए आपको पढ़ाते हैं, क्यों पढ़ाते हैं आपको, क्यों एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को टैक्स एक्सपर्ट बनाया जाता है, क्यों एक कॉस्ट अकाउंटेंट को या कंपनी सेक्रेटरी को टैक्स एक्सपर्ट क्यों बनाया जाता है, बोलो क्या रीजन है? थैंक यू सर। टैक्स जनरेशन बढ़े देश का, आप लोग देश का टैक्स जनरेशन का बेस हो, आप लोगों के पास ही लोग आएगा अपना टैक्स फाइलिंग करने के लिए, और आप भी समाज में जागरूकता पैदा करोगे कि आपको टैक्स भरना चाहिए, नहीं भरने से क्या प्रॉब्लम होगा। सरकारी नियम तो है, आप लोग सरकारी गवर्नमेंट की तरफ से काम नहीं करोगे, बट गवर्नमेंट आपको अथॉरिटी दिया है
कि आप लोग इसका पूरा काम करो ताकि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कलेक्शन और बढ़े इनडायरेक्ट वे में ऑथोरिटी के साथ। अच्छा, टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स का डेफिनेशन क्या क्या कहता है, ये सब बेसिक क्लास में मैं बोला हुआ है। जिनका नहीं हुआ है बेसिक, 2-4 क्लास एक में शेयर कर दूंगा, एक बार गो थ्रू करना है, समझ में आ जाएगा। क्या बोलता है, क्या बोलते हैं सर, स्टैट्यूटरी गवर्नमेंट जब किसी से जबरदस्ती लोन लेता है, कंपलसरी, क्या बोलते हैं उसको, कंपलसरी एग्जैक्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ। कंपलसरी मैंने जबरदस्ती हुआ ना, तो जबरदस्ती गवर्नमेंट जब हमसे टैक्स कलेक्ट करता है, गवर्नमेंट रूल बनाती है कि तुमको देना है, ऐसा नहीं आप ना नहीं कर सकते कि नहीं मैं क्यों दूंगा, मेरा इच्छा है, मेरा मर्जी है, नहीं आपका मर्जी नहीं है, आपका कोई मर्जी नहीं। देश में रहते हो, देश का नियम है, ये स्टैट्यूटरी है, देना पड़ेगा, रूल बनाना है, उसके लिए हर किसी को ऊपर प्रेशर नहीं क्रिएट करता है, बट अगर आप उस रूल के अंदर पड़ जाते हो आपको देना पड़ेगा, नहीं देते हो तो वो गुनाह है, उसका सजा भी। सर सजा सबको मिलता है क्या, सर वो अलग बात है। पर सजा क्या? हाँ, सजा क्या? सजा बहुत कुछ हो सकता है, जेल हो सकता है, फाइन हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। डुप्लीकेट इनकम का सजा तो पता ही है आपको, अगर आपका गलत इनकम है ना, जिस इनकम का आप गवर्नमेंट को हिसाब नहीं दे सकते, गवर्नमेंट को पूरा का पूरा पैसा आपका जब्त कर सकते, पूरा 78%, मानो आपने जब्त कर लिया, टैक्स लगा देगा उसको। मानो कि आपका गलत तरीके से इनकम, डुप्लीकेट इनकम, और गवर्नमेंट जब आपके घर में रेड पड़ता है ना, जब तो गवर्नमेंट मानो आपके घर में रेड लगा, छापा मारा ना, बोलते हैं ना छापा मारा, 1 करोड़ का पैसा आपका कहीं से डुप्लीकेट तरीके से आपने कमाया, डुप्लीकेट तरीके से, मैंने जिसका कोई मतलब धंधा भी गलत है और सोर्स भी गलत है। गवर्नमेंट ने इसका हाँ, क्या हिसाब नहीं दे सकते कहाँ से है? कहाँ से आया, मानो कि ऐसे सिर्फ इनकम ही नहीं, मानो गवर्नमेंट ने छापा मारा, मानो मेरे घर में से 1 करोड़ मिल गया, ठीक है एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मिलेगा तो कभी नहीं। मानो 1 करोड़ यहाँ से मिल गया, यहाँ देख इधर बुलेट बुलेट लगा के इधर गोली मारा, पैसा एकदम बारिश हो गया। तो बारिश कर दी पैसे की, जो तुम मेरी ना हो गए, तो यहाँ से पैसा गिर रहा है, गवर्नमेंट आया, वो कहाँ से मिला प्रलय बाबू, तो मैं बोला कि पता नहीं कहाँ से आया, बोले से ठीक है सब लेके चलते हैं, 1 करोड़ में से 78% टैक्स लगा के 22 लाख मेरे को देके जाएगा, जा ऐश कर, बाकी सरकार अपना पॉकेट में घुसा के लेके चलेगा, 22 लाख में फैमिली जितना दिन चल पाए। अच्छा अगर आपको जेल में हाँ जेल हो सकता है, उसका जेल का कारण होगा, कोई पेनल कोड लगेगा ना उसमें, जेल का सजा का कॉन्सेप्ट अलग है। अब देखा जाएगा कि मैं क्या किया, पैसा कहाँ से लिया, किसको मैंने, किसी को गुंडागर्दी करके, डकैती करके, क्या करके कहूँ, क्या करेगा? उसके बेसिस में पेनल कोड लगेगा, गलती का दिखेगा कि कहाँ से क्या गया, फिर प्रॉब्लम। ठीक है, पॉलिटिकल का जैसे पार्टी का पैसा चोरी करते हैं ना लोग, ठीक है, उसके ऊपर बेस करके तो वो पेनल कोड लग जाएगा, देखिएगा एज पर द सिचुएशन। तो बस समझाने के लिए मैं आपको कुछ कहानी समझा रहा हूँ कि इनकम टैक्स इज क्यों इतना इंपॉर्टेंट, लेकिन ये इनकम टैक्स इतना इजी नहीं है, लंबा कहानी है इसका। जैसे इनकम टैक्स क्या किया, डेफिनेशन दिया, फिर पर्सन बताया, पर्सन इनकम टैक्स में कितना पर्सन होता है सर, 7, बता। हाँ, हम्म, क्या बोला, उसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, 7 तरह का पर्सन, पर्सन माने इंग्लिश में हम लोग पर्सन का क्या मतलब जानते हैं, इंसान या व्यक्ति, या यू आर अ पर्सन, मैं एक पर्सन, वो एक पर्सन। इनकम टैक्स इसी पर्सन को एक अलग ही लेवल पे बोला, ये लॉ है, वो अपने हिसाब से बोलता है। मैंने आप बोलोगे इंग्लिश में तो पर्सन का ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कुछ और बोलता है सर, वो बोलने दो, इनकम टैक्स कहता है भाई हम इसको बोलते हैं ना पर्सन, आपको मानना पड़ेगा। तो उसने 7% के बारे में, पर्सन क्यों, आइडेंटिफिकेशन के लिए कि किस किस से हमसे टैक्स लेना है। जैसे मानो हम लोग अच्छा इनकम करते हैं, एनुअली मानो 2.5 लाख से ज्यादा कमाते हैं, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख, करोड़ों कमाते हैं, मानो 10 करोड़ कमाते हैं, वो लाखों कमाते हैं, आप भी अच्छा खासा कमाते हो, मेरा भी चल जाता है टैक्स देने लायक। तो हम लोग कौन है सर, पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन, ये पर्सन को अलग से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काउंट करता है कि हमें ये पर्सन से लेना पड़ेगा टैक्स, इनको हमें हिसाब में रखना पड़ेगा, समझ में आ रहा है सर?
सेकेंडली, जैसे मानो HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई बात नहीं है, समझाता हूं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, देश का नाम हिंदुस्तान है, समझ में आता है सबको क्यों हिंदुस्तान है। तो ये हिंदुस्तान में जो जॉइंट फैमिली होते हैं, इस जॉइंट फैमिली के अंदर जॉइंट बिजनेस होता है। भारत के हर कोने कोने में तुमको दिखेगा, 4-5 भाई हैं, मिलके बिजनेस करते हैं, फैमिली बिजनेस करते हैं ना सर। इस बिजनेस का नाम HUF रखा गया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। और इस तरह से भारत देश में बहुत इनकम होता है लोगों का, माने बेसिकली सोर्स ऑफ इनकम ऐसे बहुत है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक नाम रख दिया HUF। तो बहुत लोग इसको हाफ हाफ करते हैं, हाँ बोलते हैं हाफ हाफ। हाफ मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अच्छा, हिंदू के अंदर हिंदू है, सिख है, जैनी है, बुद्धिस्ट भी है। सर मुस्लिम के साथ कुछ झगड़ा है क्या? नहीं, झगड़ा का बात नहीं है। ये जो हिंदू, सिख, जैनी, बुद्धिस्ट, इन सब का जो रिलीजियस स्ट्रक्चर है ना, जो फैमिली कल्चर है, ये इंडिया का है, भारत का। काइंड ऑफ सिमिलर। हाँ सेम है, काइंड ऑफ नहीं, सब सेम है, सेम है, बिल्कुल सेम। यानी फैमिली का जो ओनरशिप है, मानो बिजनेस में जो डिवाइडेशन रूल है, माने मानो बिजनेस सबका है, तो उसके ओनरशिप किसको किसको जाएगा, जॉइंट फैमिली में जैसे होना चाहिए, उसको को पर्सनल बोलते हैं। मानो एक कर्ता होता है, फैमिली का हेड होता है, फिर बाकी लोग भी फैमिली का हिस्सा रखता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, वो भारत का ही नियम से बना। इसलिए ये जो हिंदू, जो लोग हिंदू रिलीजियस फॉलो करता है, सनातनी बेसिकली, सनातनी रिलीजियस हो, सिख रिलीजियस हो या फिर बुद्धिस्ट रिलीजियस हो, ये सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट है, क्योंकि दोनों कल्चर एक्चुअली भारत का जो मेन कल्चर का रूट से जनरेट हुआ। दैट्स इट। तो इसीलिए HUF का जब नाम लिया जाता है, सिख फैमिली, जैन फैमिली, बुद्धिस्ट फैमिली ऑटोमेटिकली काउंट होता है। इस्लाम में उसका पर्सनल कुछ नियम होता है, इस्लाम में कुछ पर्सनल लॉ होता है काफी सारे। तो क्योंकि इंडिया में अच्छा खासा मुस्लिम रहते हैं, तो इसलिए उनका कुछ पर्सनल लॉ को रेस्पेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने उनका रूल फॉलो करने को उनको परमिशन दिया। इसको लेके बात विवाद होता है, ऐसा कंट्रोवर्सी है, वो पार्लियामेंट लेवल में होता है। लेकिन हम लोग बस जितना जानकारी चाहिए इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं तो लोगों को पता होना चाहिए ना। HUF की बार बार HUF के बारे में मैं आपको बोलता हूँ, तो आपके दिमाग में घुस जाएगा कि HUF क्या है। बात समझ रहे हैं? और कुछ नहीं, मुझे कोई भेदभाव नहीं करना है, सब हमारे देश का ही है, चाहे कोई भी रिलीजियस का हो, क्या फर्क पड़ता है, इबादत अपना अपना है ना। तो वो अलग बात है। इंसान ही सबसे बड़ा चीज है, और इससे बड़ा कुछ होता नहीं। इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं, उससे बड़ा धर्म होता ही नहीं। बाकी कोई अल्लाह को माने, कोई भगवान को माने, अपना। नाउ सेकंड थिंग, ये हो गया HUF, सेकंड पर्सन। थर्ड में कौन है? पार्टनरशिप। माना पार्टनरशिप बिजनेस नहीं करते। जब भी ये धर्म रिलीजन वाला बात होता है ना, टेंशन वाला माहौल हो जाता है, पता नहीं क्या बोलेंगे। लेकिन सर बोलना चाहिए ना, थोड़ा बात करने से क्या हो जाएगा, जो भी। थर्ड में आ गया आपका पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस हम लोग करते हैं, तो पार्टनरशिप एक पर्सन है, तो गवर्नमेंट उसको भी आइडेंटिफाई करे। जॉइंट फैमिली बिजनेस को आइडेंटिफाई कर लिया, वहां से इनकम होगा। अच्छा, जॉइंट फैमिली में किसको पकड़ेंगे? हेड को, कर्ता बोलते हैं उनको। कर्ता के संस्कृत वर्ड, और इनकम टैक्स में कर्ता वर्ड यूज किया। कर्ता को पकड़ेंगे, भाई आप टैक्स फाइल बिजनेस का। पार्टनरशिप में दोनों पार्टनर में से कोई भी कर सकता है, पार्टनरशिप बिजनेस के नाम पे भी टैक्स फाइल होता है। ठीक है, फिर हो गया AOPP वाला। AOP क्या होता है? बोलो बोलो, AOP क्या होता है? बोलो सर, फुल फॉर्म क्या है AOP का? मार खाएगा तुमको, अभी तो कुछ दिन पहले ही पढ़ा। हाँ, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अब ना एक लाठी रखूंगा यहाँ पर, प्लास्टिक विकेट ज्यादा था। ठीक है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जैसे मानो ये पाड़ा पाड़ा में कमेटी नहीं बन जाता। जैसे अगर मैं बंगाल का कल्चर बोलूं, दुर्गा पूजा से पहले कमेटी बन गया, दुर्गा पूजा कमेटी। ठीक है, कभी कभी ये फुल टाइम भी होता है, कभी कभी ये पार्ट टाइम कमेटी भी होता है, लेकिन इनका इनकम होता है ना, इनसे भी टैक्स लिया। डिपेंड करता है। टैक्स नहीं लिया जाएगा, लेकिन इनकम का किसी कारण से अगर आपके पास पैसा तो आ रहा है ना, आप दुर्गा पूजा के नाम पे लेके क्या कर रहे हो उसका क्या पता नहीं। लोगों का क्या है ना, किसी भी नाम से मतलब एक सेंसिटिव कोई क्रिएट करके पैसा जुगाड़ कर लेता है। तो इनकम टैक्स बोलते हैं कि कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन किसी भी मुद्दे पे बनाओ,
एसोसिएशन पर्सन मैंने 4 बंदा मिलके हो सकता है। मानो तुम और मैं मिलके कमेटी बने, तो हम लोग क्या बन गए? एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं हम इस पर्टिकुलर कारण के लिए पैसा ले रहे हैं और लोग भी दे रहे हैं, तो इनकम टैक्स कहते हैं। अच्छा, एक बैंक अकाउंट भी होगा, बैंक अकाउंट होता है ना सर कमेटी का, दुर्गा पूजा का कमेटी का पैसा एक बैंक जो जेन्युइन होता है वो जरूर बैंक अकाउंट करेगा। बैंक अकाउंट में अचानक से बहुत बड़ा डोनेशन है, तो गवर्नमेंट पूछेगा नहीं भाई कहाँ से आया पैसा। 5 लाख के ऊपर किसी के बैंक अकाउंट में अगर अचानक से आ जाता है ना, बैंक तुरंत गवर्नमेंट को सूचित करता है पैसा कहाँ से आया, पूछताछ करो, जाओ देखो क्या किया है, किसका पैसा है, कहाँ का पैसा है। अगर प्रमाण दिए दिया ठीक है, प्रमाण नहीं दे पाया, अच्छा उस पर टैक्स भी लग सकता है। हाँ, यदि बैंक के ना रखे, पहले जानते ना, वो चोरी का पैसा हो जाएगा, ब्लैक ब्लैक मनी हो जाएगा, वो ब्लैक मनी हो जाएगा। हाँ, छुपा के रखते हैं, जिनका ज्यादा होता है ना 2 नंबर ही। हाँ, तभी देखो, अगर नॉर्मल छोटा मोटा चीज गवर्नमेंट उतना इग्नोर कर देगा, लेकिन जैसे गवर्नमेंट को पता चला ना करोड़ों का डील हो रहा है, हमें कुछ नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट का जासूस घूमता रहता है सिविल ड्रेस में, जब भी खबर मिल जाता है ना, अच्छा कोई ना कोई आपके आसपास नहीं होंगे जो खबर पहुंचाओ, आपको नहीं पता, कुछ पॉकेट मनी लेके बोल देगा उसके, हाय अच्छा बिजनेस है। अब गवर्नमेंट उसका ट्रेस भी कर सकता है। आप करोड़ों कमाते हो, सरकार के घर में एक पैसा नहीं देते, क्यों? छापामार तभी होता है। छोटा मोटा धंधे में उतना प्रॉब्लम नहीं है सर, छोटा मोटा धंधा भी कभी कभी कमा लेता है, 30-40 लाख 50 लाख कमा लेता है, उतना प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन रूल रूल के हिसाब से देखा जाए तो गवर्नमेंट चाहे तो हिसाब किताब कभी भी आपसे मांग सकता है। जैसे मानो आपके बैंक अकाउंट में कुछ नहीं है, आप बिल्डिंग पे बिल्डिंग ठोके जा रहे हो, गाड़ी पे गाड़ी चढ़े जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हैं भाई? सिंपल बात है, नजर में आ जाओगे ना। इंसान अपने आप को रोक नहीं सकता ना, वो कैसे रोकेगा? वो पैसा आएगा तो गाड़ी खरीदेगा, पैसा आएगा तो बिल्डिंग मानेगा, अपने आप को संभालेगा नहीं, बिल्कुल नहीं संभालेगा। सरकार को पता किसी तरह से चली जाएगा। हाँ, उसके बीच में जितना दिन तक चला जा सके, हो सके कि यूथ में पता नहीं चला, बूढ़ा होकर बाद पता चला, तब फंसोगे। मैं नियम बता रहा हूँ आपको, मैं आपको नियम बता रहा हूँ, बाकी अपना अपना। अच्छा, ये हो गया एओपी। बीओआई क्या हो गया? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स मैंने, अच्छा सॉरी, मैंने एक गलती कर दी बोलते बोलते। ये जो मैं आपको सिंगल सिंगल लोग मिलके जो संगठन होता है उसको बीओआई बोलते हैं, है ना? सॉरी, एक छोटा सा गलती हो गया, माफ सर। 1 2 3 4 5 5 लोग मिलके एक संगठन बना, दिस इज द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में एक बारीक सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? मानो कि मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं भी इनकम टैक्स में पर्सन हूँ, लेकिन मानो दर्श जो है इसका कोई पार्टनरशिप बिजनेस है, मानो दर्श और नील का पार्टनरशिप बिजनेस, से फॉर एग्जाम्पल, तो ये लोग ना इंडिविजुअली ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, इसका पार्टनरशिप बिजनेस हमारे ग्रुप में आ रहा है। मानो मैं इंडिविजुअल, सनन मानो इंडिविजुअल, होने का तो मान लो कोई कॉर्पोरेट हाउस को रिप्रेजेंट करता है, मानो किसी कंपनी के भी से, मानो कोई एक्स लिमिटेड से हुए, एक्स लिमिटेड का चेयरमैन है, तो एक्स लिमिटेड एक कंपनी बोलते हैं, ये दोनों का एक मानो दर्श एंड नील, डी एंड एन कंपनी, एंड कंपनी मैंने पार्टनरशिप होता है, जानते हो ना? कंपनी के नाम के पीछे कभी कंपनी नहीं लिखा होता है, कंपनी के नाम के पीछे हमेशा पीवीटी एलटीडी या फिर पब्लिक लिमिटेड या सिर्फ एलटीडी लिखा रहेगा, कंपनी के नाम के पीछे कभी कंपनी नहीं लिखा होता। अगर किसी पर्टिकुलर बिजनेस के नाम के पीछे कंपनी लिखा है, इसका मतलब वो पार्टनरशिप, एंड कंपनी ऐसा होता है, नील एंड दर्श कंपनी, एन एंड डी कंपनी, नॉर्मली चार्टर्ड फार्म, कॉस्ट फार्म ऐसे नाम पे ज्यादा देखता है, एंड एसोसिएट्स, ये सब पार्टनरशिप हो गया। तो इनका पार्टनरशिप बिजनेस, उनका कंपनी, आप एज एन इंडिविजुअल, मैं एज एन इंडिविजुअल, ये 4 अलग अलग लोग हैं ना, अलग अलग इनकम टैक्स की नजर से देखो तो अलग अलग पर्सन है ना, ये 4-5 पर्सन मिलके जब एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करता है, उसे एओपी कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अब इनकम अपना इनकम हो सकता है, हाँ, वो इंडिविजुअल कमिटी में होता है, एग्जाम्पल था कमिटी, इंडिविजुअल माने 4 इंडिविजुअल पर्सन मिलकर जब एक संगठन बनेगा उसको बीओआई। बात समझ आ रहा है? ये सब लिखा होगा सर, वरी इवन बेसिक का क्लास करोगे सब मैंने लिखा है।
मैं एक्चुअली टोटल इनकम पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा मैं चेक कर रहा हूँ आप लोग कहाँ हो बेसिक लेवल, जिसका हुआ है रिसेंटली, और इसके लिए भी मैं थोड़ा बता देख रहा हूँ और कुछ नहीं। ये तो बेसिक में मैं ऑलरेडी डिस्कस करता हूँ। अच्छा, कंपनी हो गया, कंपनी माने कोई भी कॉर्पोरेट, प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी। और क्या हो सकता है, तो क्या क्या हो गया, इंडिविजुअल हो गया, इनका अनडिवाइडेड फैमिली हो गया, एओपी हो गया, बीवाई हो गया, 4 हो गया, 5 में पार्टनरशिप हो गया, 6 में कंपनी हो गया, 7 वो बता रहे थे ना। जैसे मानो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, लोकल पंचायत, गांव साइड में होता है ना, पंचायत बोलते हैं, या फिर मानो डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होता है, इसको ना लोकल अथॉरिटी भी कहा जाता है, या फिर मंदिर मस्जिद गिरजा, यहाँ पर भी ट्रस्ट होते हैं, इनका भी इसमें काफी पैसा है, बहुत डोनेशन मिलता है। बोलो क्या इनसे टैक्स लिया जाता है? सर, टैक्स नहीं लिया जाता, बट एज ए पर्सन ये इनकम टैक्स के स्कैम में जरूर रहेगा। जरूरत पड़ने से ये टैक्स देता है, बट वो उस तरह से टैक्स नहीं देता, क्योंकि ये डोनेशन में कमाता है। तो इनका तो फिलांथ्रफी काम, पब्लिक के बिहाफ में काम करता है, लेकिन इनके पास इनकम का सोर्स है ना सर, सोर्स ऑफ इनकम तो है ना, तो जहां जहां सोर्स ऑफ इनकम है, गवर्नमेंट हर चीज को स्कैन में रखता है, टैक्स छोड़ देता है, उल्टा इनको डोनेट करने से आपको छूट मिलेगा, एटीजी, इनको डोनेट करने से आपको छूट मिलेगा, लेकिन हर किसी को नहीं, कोई भी कोई मंदिर बना देगा, मस्जिद बना देगा, गिरजा बना देगा, दरगाह बना देगा, तो ऐसा नहीं। वो डिपेंड करते हैं कि आप कहाँ दे रहे हो, गवर्नमेंट उसको अपना नोटिफाई करता है। ऑब्वियसली वो ऑर्गेनाइजेशन कुछ अच्छा काम करता है, उसका प्रूफ दिया है, तो वहां पर जैसे मानो हमारे यहाँ पर वेस्ट बंगाल में जैसे मानो दक्षिणेश्वर काली मंदिर, बेलूर मठ, या कालीघाट का काली माता टेम्पल, या फिर इस्कॉन टेम्पल्स, अगर आप जैसे अमृतसर में मानो स्वर्ण मंदिर, ठीक है, आप इधर चले जाओ साउथ में, सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं वर्ल्ड में 2 मंदिर है सर, बहुत पैसा कमाते हैं, एक आपका बालाजी टेम्पल आंध्र प्रदेश में, और एक आपका वैष्णो देवी, ठीक है, नॉर्थ इंडिया, कश्मीर में। ये दोनों बहुत कम, मतलब इनका बालाजी टेम्पल तो इतना कमाते हैं क्या बताओ, भयंकर डोनेशन, इवन लोग शेयर भी लेता है, शेयर शेयर, मानो आपके पास शेयर है, आप अपना शेयर ट्रांसफर करना चाहते हो, आप अपना शेयर डोनेट कर सकते हो बालाजी टेम्पल, पूरा कॉर्पोरेट हाउस है वो। हमारे पैसे हाँ, आप डोनेट करना चाहते हो उनको दे दो, बालाजी टेम्पल ट्रस्ट के नाम पे हो जाए, तिरुपति बालाजी के नाम। वहां पर वहां पर जो लोग भक्त लोग हैं ना, मैंने जो ट्रस्ट को चलाते हैं, ऑब्वियसली दे आर स्पिरिचुअल, बट इतना बड़ा ट्रस्ट को चलाने के लिए बहुत बड़ा काम करना पड़ता है ना, कोई भी बड़ा तुम मंदिर देख लो या ये देख लो, जैसे इनको भी तो बहुत डोनेशन मिलता है, इतना बड़ा लंगर तो भारत भर कहीं नहीं होता जो स्वर्ण मंदिर करता है। मैं जब भी जाता हूँ, मैं चुपचाप बैठ के देखता ही रहता हूँ, सीरियसली, मैं बहुत बार गया स्वर्ण मंदिर, जब भी जाता हूँ इतना अच्छा लगता है, और सीरियसली मैं बैठता हूँ ना, मेरे से आंसू ही आता है कि इतना भक्ति कैसे आ सकता है। सब सेवा कर रहे हैं सर, इसको सब पता होगा, ठीक है, जूता रखते हैं ना सर, ऐसे जूता को ऐसे हाथ में लेके रखता है, तुम सोच नहीं सकते, मतलब जूता काउंटर में जूता रखेंगे ना, मतलब जूता को ऐसे रखते हैं, पता नहीं किस पे भगवान है। और घर, किसी भी घर से लोग जाके बर्तन धो रहे हैं, नॉर्मल नॉर्मल फैमिली से, स्टैंडर्ड फैमिली से, करोड़ों कमाते हैं, और जाके वो अपना सेवा करते हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, कोई ऐसे, कोई जैसे हमारे यहाँ पर क्या होता है कि कोई अगर मजदूर टाइप के उसी को झाड़ू लगाते हैं ना, वहां पर ऐसा नहीं है, नॉर्मल हम लोग की जैसे फैमिली से जाके मंदिर टेम्पल को झाड़ू लगा रहे हैं, और ऐसे नहीं कि एक बार झाड़ू लगा के चला गया, तो अपना घंटों 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 भर करता है। लंदन में भी जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो भी नॉर्मल लोग ही होते हैं। नॉर्मल लोग होते हैं, कोई ऐसा नहीं है, सब मतलब बेसिकली वॉलेंटियर है। आपका अगर इच्छा करो, हाँ आपका अगर इच्छा है, हाँ, सेवा करो। बिल्कुल, जस्ट वहां पर नाम लिखाना पड़ता है कि मैं करूंगा, ऐसा कुछ सिस्टम होगा बस। जस्ट इमेजिन, मतलब इसको देख के आंसू नहीं आएगा, मतलब एक आंसू मैंने क्या, मैंने एक भक्ति है, एक अलग ही एक स्पिरिचुअल सेंस आता है, देखते रह जाओगे सर। मैंने आपको ना, आप सोचो कि क्या, मतलब कि मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है, मैं जूता रख रहा हूँ, मैं जूता काउंटर पे ऐसा करके जूता को लेके जा रहा है, मतलब इट कांट इमेजिन। जाओ सर एक बार जरूर अमृतसर, जरूर जाओ। तो जो भी हो, लेकिन ये मंदिर मस्जिद कमाता बहुत है। मैं एक बार देखा था वैष्णो देवी का, उसका जो कैश का जो बक्सा है,
ठीक है, जहाँ पर वो एक पूरा उसको ना पूरा घेरा रहता है। तो ऐसे मंदिर में घुसने से पहले वो गुफा है जहाँ पर माता का एक ये रखा हुआ है। कभी अगर जाओगे ना ट्रेकिंग के लिए भी जाओ एटलीस्ट, ठीक है, लोग जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर जो पैसा रखा हुआ है ना, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाए और बैठे बैठे बंदा उसको काउंट कर, ठीक है, देखने लगे। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट बोलेगा भाई आपका पैसा है, सेवा में कैसे लगा रहे हो दिखाओ, क्योंकि आपका तो पूरा चैरिटी का पैसा, प्रॉफिटेबल पैसा तो वो है नहीं, चैरिटी का पैसा है तो चैरिटेबल। जैसे महाराष्ट्र में एक सबसे बड़ा डोनेटिंग एरिया है सर, शिरडी साईं बाबा, शिरडी वाले साईं बाबा है ना, तो साईं बाबा ट्रस्ट को बहुत पैसा मिलता है डोनेशन के तौर पे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट नासिक में कुछ काम कर रहा है, साईं बाबा ट्रस्ट की तरफ से पैसा उधार लिया, तो यू अंडरस्टैंड, साईं बाबा ट्रस्ट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को लोन दे रहा है। मजाक नहीं करो, सारा डेटा आपको गूगल में मिलेगा, मैं कोई कहानी थोड़ी ना बना सकता हूँ। साईं बाबा ट्रस्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बॉन्ड साइन करा रहा है, मतलब बेसिकली लोन दे रहा है, इंटरेस्ट फ्री, लेकिन रीपे करना होगा गवर्नमेंट, ठीक है, या फिर 1% या 2% कुछ ऐसा कूपन लगाया था 5 साल के लिए, और उस पैसे से कुछ करीब 100-200 करोड़ का अमाउंट होगा, उस पैसे से पूरा गांव में इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए पैसा लगा, कैनल डेवलप करने में, तालाब बनाने में, वहां का खेती बाड़ी को ठीक करने में, उसका पूरा पैसा साईं बाबा ट्रस्ट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में। तो ये क्या नॉर्मल में होगा? इसके लिए तो पूरा एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, इनकम टैक्स, जीएसटी, सारा डिपार्टमेंट को तो एक होकर करना पड़ेगा कि पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, गवर्नमेंट को पता है कि नहीं। इट्स अ ह्यूज थिंग। इनसे टैक्स लेगा नहीं सर, लेकिन इनका इनकम का सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं ये चेक करने का पूरा राइट है। हाँ, मॉनिटर करें। मॉनिटर बिल्कुल करो, ताकि पैसे का मिसयूज ना हो जाए। मतलब आप दिखा रहे हो कुछ, वो हाथी का दांत दिखाने का कुछ, खाने का कुछ, ऐसा ना हो। बहुत लोग करते हैं सर हमारे देश में जो डुप्लीकेसी करते हैं। देखना एक चैरिटेबल फार्म बना लेगा, दिखाएगा कि हम चैरिटी कर रहे हैं, और वास्तव में कोई चैरिटी नहीं है, ठीक है, और खुद का चैरिटी चला, ऐसे बहुत लोग करते हैं। और ये सब फार्म जब है ना बढ़ जाता है ना, देश बहुत खतरनाक है, मतलब फिर लोगों का ना भक्ति उठ जाएगा। मतलब भगवान का फोटो सामने रख के अगर कोई इसे डुप्लीकेसी करेगा, चाहे किसी का भी नाम ले, फिर भगवान का नाम ही खराब होगा, बोले तो इसका भगवान चोर है। ऐसे ही तो लोग सोच लेते हैं ना, यूथ को दिमाग में क्या जाएगा, वो बोलेगा राम चोर है, अल्लाह चोर है, ठीक है, तो गोविंद सिंह चोर है, सब कुछ चोर बना देगा, जीसस चोर है, और जिसको देख के डुप्लीकेसी करेगा सब चोर बन जाएगा। मैंने कुछ लोग इतना गलत इस्तेमाल करते हैं, पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, फिर लोगों का आस्था उठ जाता है, फिर यूथ गड़बड़ा जाता है। छोड़ो सब। तो इसलिए इनकम टैक्स पे इनकम को मॉनिटर करना पड़ेगा। और ये पर्सन किस लिए था? आइडेंटिफिकेशन के। दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इनकम टैक्स। अच्छा, आज हम लोग क्या करेंगे? ये तो मैं तो आप लोगों को एक अलग ही चीज में बातचीत कर रहा हूँ, पर्सन वगैरह। आज हम लोग एक्चुअली टोटल इनकम कैलकुलेट करना सीखें। डिडक्शन नहीं, पूरा कंप्लीट कैलकुलेशन कि इनकम टैक्स में ए टू जेड क्या हिसाब किताब है। एक पर्सन का टोटल इनकम, एक पर्सन का पूरा टोटल इनकम, कहाँ कहाँ से इनकम कर सकता है, कैसे उसका टैक्स पेमेंट होता है, ए टू जेड हर चीज का। अब मैं एक चीज आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि दो उपाय होता है, या तो आप पूरा ए टू जेड हर एक प्रोफेशन जानो फिर जाके करो, या फिर आप पहले टोटल इनकम कर लो, फिर जो जो टॉपिक आपको लग रहा होगा कि मुझे इसके अंदर नॉलेज नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, उसको जिसका पहले हो गया वो रिवाइज करेगा, और जिसका नहीं हुआ है वो पूरा एकदम स्टार्टिंग से पढ़ेगा। बेसिकली अगर आपको टोटल चीज पता जब होगा ना, तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि अच्छा इनकम टैक्स ऐसे कैलकुलेट होता है, और उसके बीच में आपको हर एक चीज का डिटेल्स नॉलेज चाहिए। चलो मैं बताता हूँ, चलो स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा दर्शक, समझ में आया ना इनकम टैक्स क्यों पढ़ना है? और आप लोग ना प्लीज जो लोग बेसिक पहले किए हो, आप लोग बेसिक भूल रहे हो सर, ये अच्छा बात नहीं है, ठीक है, भूलना नहीं चाहिए बेसिक। बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आज मैं आपको इसका कैलकुलेशन वगैरह सब कराऊंगा, देखता हूँ सर कितना क्वेश्चन करा सकता हूँ, मैं कोशिश करूँ। टोटल इनकम करने से क्या है ना, पूरा इनकम टैक्स रिवाइज हो जाता है। जिनका ऑलरेडी इनकम टैक्स एक बार हो चुका है, उनका रिवाइज हो जाएगा हर एक सेक्शन में। जहां प्रॉब्लम होगा वो समझ जाएगा मुझे ये चैप्टर देगा, और जिसको जो फर्स्ट टाइम करेगा उसको पता लगेगा कि अच्छा ऐसे होता। समझ रहे हो सर? पेन
कॉपी रेडी करो तो कुछ चीजें लिखा देता हूँ थोड़ा। अच्छा, इसको प्लीज लिखो, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, फ्लो चार्ट एक बार करो, देखो स्क्रीन में दिख रहा होगा, बनाओ सर। प्रिया, शालिनी, आप लोग भी करो सर, जो लोग ऑनलाइन में हो। शोभनिता, करो सर, स्क्रीन में देखो, कुछ दिख रहा होगा, इसको ये कर ले, साइड में कर ले, साइड भी कर ले। हाँ वो क्या है कि स्क्रीन बंद हो जाता है। यहाँ पर एक स्क्रीन लग जाएगा तो फिर और मोबाइल का जरूरत नहीं लगेगा, कुछ ही दिन में लगेगा। प्रोजेक्टर। हाँ, प्रोजेक्टर टाइप्स का है, टीवी में आजकल हो जाता है ना, टीवी लगेगा या फिर एक पैनल, देख रहा हूँ पैनल और टीवी के अंदर से एक मैं चूज कर रहा हूँ, जो भी बेहतर होगा मैं वो लगा, तो फिर ये मोबाइल का चक्कर छोड़ जाएगा। देखो क्या लिखता है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के लिए स्टार्टिंग सिचुएशन क्या बोलते हैं, डिटरमिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। ये एकदम ना रट्टा लगा लो, लिखते लिखते डिटरमिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस माने इनकम टैक्स में ना सबसे पहला जो टॉपिक होता है, किसी भी इंसान का इनकम टैक्स को फाइंड आउट करना है ना, सबसे पहले देखना है कि बंदा इंडिया का रेसिडेंट है कि नहीं, बंदा इंडिया का रेसिडेंट है कि नहीं, लेकिन रेसिडेंट है कि नहीं क्या आधार कार्ड से पता चलता है क्या? सर वो सब सिटीजनशिप का है, सिटीजनशिप एंड रेसिडेंशियल स्टेटस डिफरेंट चीज है, कंफ्यूज मत करिएगा। सिटीजनशिप अलग चीज होता है, रेसिडेंशियल स्टेटस अलग चीज होता है, ठीक है। तो रेसिडेंट होने के लिए कुछ रूल रेगुलेशंस है, जब हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर को वापस करेंगे तब मैं बताऊंगा, फिलहाल तो मैं इस चीज को डिटेल्स में नहीं पढ़ाऊंगा, बस आपको जर्नी दिखा रहा हूँ, बाद में जब करूंगा तब पढ़ना तो है, आज नहीं तो कल, जिसका हो गया वो रिवाइज करे, जिसका नहीं हुआ है वो फ्रेश नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले आता है रेसिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन करना, फिर क्या आता है सर, क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर 5 हेड्स। लिखो सर, लिखो, इसको लिखो, अपनी कॉपी में नोट डाउन करो। ये चीज शायद मैं दूसरे क्लास में भी बताया, लेकिन तब मैं लिखाया नहीं, आज मैं लिखने बोल रहा हूँ। सेकेंड पॉइंट में प्लीज लिखो, क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर 5 हेड्स। एक्चुअली ये जो 5 हेड ऑफ इनकम है, गवर्नमेंट ने क्या किया सर, इस 5 हेड्स ऑफ इनकम को आइडेंटिफाई किया। सिंपल है ना, कि आप कहाँ कहाँ से इनकम करते हो, ओके नहीं। तो जैसे मानो सबसे बड़ा इनकम का सोर्स क्या है, बड़ा, सभी बड़ा है सर, बोलना नहीं चाहिए कि ये बड़ा है ये छोटा है। जैसे मानो सैलरी इनकम, ठीक है, जैसे मानो सैलरी इनकम। सेकंड में क्या है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड में क्या है सर, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशंस। फोर्थ में क्या है सर, कैपिटल गेन। एंड फिफ्थ में कौन है सर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। बात समझ रहे हो सर? गवर्नमेंट क्या कहता है, गवर्नमेंट कहता है कि बंदा और क्या कमा सकता है, इनकम करने का आपका और क्या तरीका हो सकता है। दर्श दिख रहा है? क्या कुछ दिक्कत हो रही है? नहीं मम्मी का कॉल आया था, पापा ने कॉपी लेने गए लोकल मार्केट, क्या पॉलिश भी कर, वही दूर से रहेगी यहाँ तो मतलब कम पैसे में। ठीक है, पढ़ ले, बाद में बात करते हैं। देखो, तो सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, मतलब देखो सर, ये मैं फिर से एक बार फटाफट बता देता हूँ, दर्श एक बार देख ले। बंदा जॉब करके कमाता है, उसको सैलरी इनकम होता है। गवर्नमेंट आइडेंटिफिकेशन दे रहा है कि भाई 5 ही हेड होता है। कितना हेड होता है? 5 हेड होता है। अब ये हेड एकदम फिक्स है, आपको एक्चुअली ये सब एक एक हेड का अंदर का बात जानना पड़ता है। आइडिया आज मिल जाएगा सर, जिसको पता है वो रिवाइज करे, जिसको नहीं पता है वो फ्रेश नहीं पड़ेगा। ये हाउस प्रॉपर्टी में मतलब एक घर पे रेंटल, रेंटल इनकम, ये जो भाड़ा देके कमाते हैं ना सर, या फिर अगर सेल भी किया तो वो भी ना। नहीं 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 नहीं, वो इसके अंदर नहीं आता है, वो कैपिटल गेन है। वेरी गुड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आना चाहिए मन में, एकदम वेरी गुड क्वेश्चन। जैसे अगर मैंने आपको घर भेजा तो इसमें वो कैपिटल गेन में आएगा, क्योंकि वो तुम्हारा एसेट है ना, तुम्हारा घर तुम्हारा एसेट है ना,
चाहे घर बेचो, चाहे जमीन बेचो, चाहे सोना बेचो, चाहे शेयर बेचो, चाहे घर बेचो, चाहे जमीन बेचो, चाहे सोना बेचो, चाहे शेयर बेचो, कहाँ जाएगा? कैपिटल गेन, क्योंकि वो एसेट है। एसेट बेच के जो कमाया जाता है वो कैपिटल गेन होता है, और वो एसेट को क्या कहा जाता है? कैपिटल एसेट। तो वो कैपिटल गेन है। गुड क्वेश्चन सर। हाउस प्रॉपर्टी मैंने रेंटल इनकम सर, चाहे नॉर्मल रेसिडेंशियल पर्पस में घर भाड़ा दे दो फैमिली रहने के लिए, या फिर उस घर को लेके आप लेट आउट का बिजनेस ही कर लो। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगर लेट आउट करना मेरा बिजनेस है तो फिर वो कहाँ जाएगा? नहीं सर, अगर लेट आउट करना मेरा रेगुलर बिजनेस हो जाता है ना, हाँ, मैंने मानो मैं क्या करता हूँ, कुछ घर को भाड़ा में लेता हूँ, फिर उसको लोगों को पीजी वगैरह में दे देता हूँ, और उसी का मेरा बिजनेस है, वो पीजीबी भी हो जाएगा। हाँ, मैंने पीजीबी माने प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बेसिकली हाउस प्रॉपर्टी इनकम क्या होता है, मानो सिंपल, जो ज्यादातर लोगों का होता है सिटी में, सिटी में ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं, एक घर खाली है, उसको रेंट में दे उस पर दिया। रेंट पे दे दिया, सामने वाला 2 हिस्से दुकान है उसको दुकान के लिए भाड़ा दे दिया, और एक हिस्से में खुद रह लिया। ये सिटी में ज्यादा डिमांड होता है ना, गांव में तो ऐसे जरूरत इतना होता नहीं है। तो हाउस प्रॉपर्टी मैंने रेंटल इनकम, पीजीपीपी मैंने बिजनेस, किसी भी तरह का बिजनेस एंड प्रोफेशन। जैसे आप लोग आगे जाके चार्टर्ड बनोगे, सीएमए बनोगे, सीएस बनोगे, अगर जॉब करते हो तो सैलरी कमाओगे, अगर प्रैक्टिस करते हो तो प्रोफेशन करोगे। फार्म खोल के बैठोगे ना सर, लोगों का टैक्स का काम, अकाउंट्स का काम, कॉस्टिंग का काम, लीगल काम, कंपनी खोल के देना, कंपनी बंद करके देना, जीएसटी फाइलिंग करना, अकाउंट्स का रेडी करना, फाइनेंशियल एडवाइस करना, ये सब काम जो हो गया प्रोफेशन। एक सीएमए भी जीएसटी फाइल का बिल्कुल, जीएसटी फाइल, सीए में तीनों कर सकते। और आईटी भी। आईटी भी, सिर्फ आईटी का जो ऑडिट है वो सीए कर सकते, बाकी बाकी सब कर सकते। तो सीए में सीएस का जो काम है, या फिर कोई लॉयर है, इंजीनियर है, लेकिन जॉब नहीं करता, अपना फार्म है, तो वो प्रोफेशन में जाएगा। समझ रहे हो सर? और जो नॉर्मल बिजनेस करता है, प्रोडक्ट का बिजनेस, कंप्यूटर का बिजनेस, लकड़ी का बिजनेस, टेबल चेयर का बिजनेस, एनी काइंड ऑफ बिजनेस, वो पीजीबीबी है। माने प्रॉफिट, माने बेसिकली वो बिजनेस है। बिजनेस पे टर्नओवर होता है और प्रोफेशन पे रिसीप्ट होता है, फर्क है ना। बिजनेस में क्या है, आप 10 का प्रोडक्ट 15 में बेचते हो, 5-5 टका का प्रॉफिट कमाते हो। प्रोफेशन ऐसे नहीं होता है, प्रोफेशन रिसीप्ट में चलता है। एक सर्विस दूंगा, बदले में 5,000 लूंगा। सर्विस का काम रोज रोज नहीं आता है, सर्विस में मार्जिन हाई है, पर सर्विस कम ही होता है। प्रोडक्ट के बिजनेस में क्या है, वो डेली का मैटर है, रेगुलर चलता है। दूध वाले की दुकान में जाके एक बार, एक दूध वाला यहाँ पर दूध बेचता है, बड़ा दूध का बहुत बड़ा सेलर है सर इस मार्केट का। तो एक बंदा आके बोलता है, इसकी दुकान में हमेशा भीड़ रहता है, कभी कभी तो लाइन लग जाती है। शिवरात्रि वगैरह में लोग दूध डालते हैं ना भगवान पे हमारे यहाँ पर, तो उसमें तो दूध ही नहीं मिलता। तो एक जन आके बोलता है, बोलते है इतना तुम्हारा सेल है फिर भी तुम कुछ कम क्यों नहीं करते? दूध वाले को बोलता है मैंने इतना भीड़ है, थोड़ा डिस्काउंट कर। दूध वाला एकदम गुस्सा हो गया, बोलते तुमको पता है दूध बेच के कितना मिलता है? कितना मिलता है सर? 50 पैसा, 1 टका, 1.5 टका, जोर से जोर 2 टका, एक पैकेट दूध। और उसमें क्या डिस्काउंट देगा बंदा? लेकिन वो डेली नीड्स का प्रोडक्ट है, इसलिए ह्यूज अमाउंट में बिकता है। सारा दिन में 100 पैकेट दूध बेचोगे तो 100 रुपया कम। पैकेट बनाना मतलब जो हाँ, वो जो अमूल वगैरह बनता है, सारा दिन 100 पैकेट बेचोगे, क्या होता है, हाँ, पार्टनर कॉस्ट बहुत कम होता है। 100 पैकेट दूध बेचोगे, जोर से जोर 100 या 150 या 200 टका, इससे ज्यादा नहीं कमा सकते। अब 100 लोग किसी के दुकान में जाएगा तो भीड़ तो दिखेगा। अब नॉर्मल लोगों का, मतलब आम आदमी का क्या गजब ही लेवल का कॉन्सेप्ट, इतना कस्टमर बहुत कमा रहा। तो जो भी हो वो टर्नओवर करता है, क्योंकि वो डेली मार्जिन पे कमाता है। जो भी हो, कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी है वो अच्छा मार्जिन रख सकता है, जैसे जूता वगैरह में अच्छा मार्जिन रहता है, लेकिन रोज रोज लोग जूता खरीदते नहीं है। बिजनेस का कुछ उसूल होता है, जो रोज रोज बिकता है उसमें मार्जिन कम, जो
ऑकेशनल बिकता है उसमें मार्जिन ज्यादा है। जैसे टीवी फ्रिज एसी खरीदने जाओगे उसमें हाई लेवल मार्जिन होता है। एक टीवी बेच के, एक एसी बेच के कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। लेकिन क्या रोज रोज लोग टीवी खरीदने जाएगा? क्या लोग रोज रोज एसी खरीदने जाएगा? लेकिन फिर भी वो अपने हिसाब से टर्नओवर कम हो जाए। तो समझ गए सर, ये बेसिक है। लेकिन एक एक चैप्टर है ये। मैंने आपको सिंपल में बोलूं, ये जो पूरा सीएसईएमए का कोर्स है, इसमें सिर्फ सैलरी में कम से कम 10 लेक्चर्स, हाउस प्रॉपर्टी में कम से कम 7-8 लेक्चर्स, और ज्यादा है। अच्छा, डिपेंड करते हैं सर बैच टू बैच। पीजीपीपी में मानो कम से कम 15 हो जाएगा, 15-16 और ज्यादा। ठीक है, कैपिटल गेन में भी कम से कम 10 एटलीस्ट। सबसे ज्यादा, हाँ सबसे ज्यादा पीजीपीपी। और अदर सोर्स में कम से कम मेरा 5-6 क्लास लग जाता है। ये छोटा है। तो आप समझ सकते हो सर ये कितना डेप्थ का टॉपिक है। देखने में 5 टॉपिक है, पर दिमाग खाने वाला टॉपिक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एडजस्टमेंट है, वो सीखना है सर। ठीक है, ये मैं आइडिया दे रहा हूँ क्योंकि टोटल इनकम कैलकुलेट करना है। लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सब कुछ दे देगा। नहीं सर, सब कुछ देगा नहीं, कैलकुलेट करना पड़ेगा। सैलरी अलग से करना है, पीजीपी का अलग से करना है, एज पर इनकम टैक्स रेगुलेशन। तो ये हो गया 5 हेड्स। अब ये 5 हेड के बाद आता है सर, जैसे रिसेंटली मैं ये टॉपिक एक बार कवर किया, क्या नाम है, क्लबिंग, है ना सर। क्लबिंग प्रोविजंस लिख लो सर। 5 हेड दे दिया था। 5 हेड के बाद देख लो, 5 हेड का एक एक का कंप्यूटेशन का लिख लिया कि कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड। हर हेड का अलग अलग कैलकुलेशन है। मैंने सैलरी कैलकुलेट करने का अपना तरीका, उसके अंदर का अपना रूल्स रेगुलेशंस वही लिखा है। कंप्यूट इनकम अंडर ईच हेड अप्लाइंग द चार्जिंग एंड डिमिंग प्रोविजंस। प्रिया, प्रिया मेरा आवाज आ रहा है आपको? शालिनी, आप लोग लिख रहे हो ना? कमन नेता, किसी का आवाज नहीं आ रहा? सब लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे? ऐसे ओके सर, लिख लो सर। तो कंप्यूट द इनकम अंडर ईच हेड अप्लाइंग द चार्जिंग एंड डिमिंग प्रोविजंस। ये जो चार्जिंग एंड डिमिंग प्रोविजंस क्या होता है सर? चार्जिंग एंड डिमिंग प्रोविजन, डिमिंग माने, डिमिंग माने डिम्ड इनकम, क्या डिमिंग का मतलब क्या? सिंपल लैंग्वेज में बता, देसी लैंग्वेज में क्या बोले? हाँ, मार्ज हो जाता है। नहीं, मार्ज नहीं बोलेंगे सर, मतलब डायरेक्टली नहीं है पर मान लेंगे। डीम्ड माने क्या? जो है नहीं उसको मान लेना, है ना। डीम्ड माने एज्यूम करना, टाइप ऑफ। इनकम नहीं है फिर भी मानेंगे कि हाँ इनकम है। खर्चा नहीं है फिर भी मानेंगे कि खर्चा है, एज पर सिचुएशन, हर सिचुएशन में नहीं। उसको कहते हैं डीमिंग प्रोविजंस। लिखा सर, चार्जिंग एंड डिमिंग प्रोविजंस एंड प्रोवाइडिंग फॉर परमिसिबल डिडक्शंस एग्जेम्पशन देयर आर। हर चैप्टर का अपना अपना डिडक्शन है। जैसे सैलरी में ना, हर सैलरी पर्सन को 50,000 का डिडक्शन मिलता है। लिखना का जरूरत अभी नहीं है, जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ। 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी में मिलता है, 16 सबसेक्शन 1 के तहत। आगे डिस्कस करेंगे जब चैप्टर आएगा या सिचुएशन है। जैसे हाउस प्रॉपर्टी में एट द रेट 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है ना। तो ये सब डिडक्शन वगैरह कहाँ से आ रहा है? चैप्टर के अंदर से। लिख लिया? लिख लिया सर ये वाला पॉइंट? उसके बाद देखो, उसके बाद होते हैं क्लबिंग प्रोविजंस। क्या आता है सर? क्लबिंग प्रोविजंस। समझाता हूँ। रिसेंटली मैंने क्लबिंग का टॉपिक कवर किया किसी क्लास में। जिसका नहीं, जिसका हो गया बहुत अच्छा है, जिसका नहीं हो वो बाद में फिर से पढ़े। सिंपल बात है, साइकिल है, चलता रहता है। साइकिल का चक्का की तरह है ना सर, हम लोग का ऐसे ही चलता रहता है। कोई आगे बढ़ता है, कोई बाद में बढ़ता है, लेकिन पढ़ेगा तो जरूर। क्लबिंग क्या होता है नील? बोलो। की मार्च को वेरी गुड सर। टैक्स इवेजन के बारे में सुने हो ना? टैक्स इवेजन माने मैं अपना टैक्स को छुपाना चाहता हूँ। जैसे मानो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं एनुअली 10 लाख कमाता हूँ। ठीक है, अब मेरा एनुअल 10 लाख अगर इनकम है, मैं चाहता हूँ कि मेरा इनकम टैक्स कम हो जाए। मैं आपको एक छोटा सा हिसाब दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा कि ये क्लबिंग क्यों करते हैं। इसके लिए ना एक बहुत अच्छा चीज मैं आपको दिखाता हूँ। इनकम टैक्स के साइड में जाऊंगा, आप लोग भी घर पे जाना सर। एकदम डायरेक्टली इनकम टैक्स से साइड में जा रहा हूँ, इसी के थ्रू से फाइलिंग वगैरह होता है। दिख रहा है सर? इधर देखो,
इंडिविजुअल देखो जो सब मैं आपको बता रहा था वही सब दिया हुआ है, देखो सैलरीड एम्प्लॉइज, बिजनेस प्रोफेशंस, ठीक है, दिया है ना सर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, सब दिया हुआ है ना, जो बोल रहे हैं उसके हिसाब से सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन अब लोग अभी इसके अंदर उतना ज्यादा बात नहीं करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें बताते हैं। से फॉर एग्जाम्पल आप एक सैलरीड पर्सन हो और आपको टैक्स फाइल करना है, टैक्स स्लैब में जा रहा हूँ, जो करंट स्लैब चल रहा है रेगुलर वाला उसी में बात करूँ, आगे जाके ये अभी काम आएगा। ध्यान से देखो, मैं इनकम टैक्स की साइड से दिखा रहा हूँ, आगे जाके आप लोग इसको कॉपी भी करोगे, ठीक है, डोंट वरी, फिलहाल समझो बात, सब डिटेल्स मिल जाएगा। यहाँ पर ओल्ड टैक्स है और इधर न्यू टैक्स है। न्यू टैक्स माने 115 बीएससी सेक्शन का नाम है। इसमें गवर्नमेंट ने ना रिसेंटली लास्ट ईयर बजट में कुछ डिस्काउंटेड रेट दिया। लास्ट ईयर गवर्नमेंट बजट जो जनवरी में आया था उसमें ये न्यू नियम आया। इसको हाँ 15 लाख में 30% टैक्स। हाँ सर, हाँ। ऐसा नहीं है, वेट सर वेट, ऐसा नहीं है, समझाता हूं। देखो सर, अब इसको छोड़ो, इधर देखो, ये 115 बीएससी को भी इग्नोर करो कुछ देर के लिए, दोनों में से कोई भी एक चलेगा, उन्हें या तो ओल्ड टैक्स रिजिम में दोगे टैक्स या फिर न्यू में दोगे। तो मैं फिलहाल न्यू को इग्नोर करता हूँ, न्यू को करेंटली इग्नोर करता हूँ, मैं इग्नोर करता हूँ, ठीक है, आगे इसको लेंगे, ठीक है। पहले सिंपल करते हैं, अप टू 2,50,000 तक नहीं, मैं आपको पहले ही बोला कि 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है, ठीक है, किसी को भी इंडिया में कोई भी रहता है 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना, एक्सेप्ट सम सिचुएशन, जैसे मानो 2.5 लाख का इनकम कैसे कमाए, लॉटरी से, अगर लॉटरी से कमाओगे तो सरकार ले लेगा पैसा, तब 30% लेगा, ठीक है, बेटिंग करके, जुआ खेल के, ठीक है, हाँ इलीगल है, लेकिन मानो अगर कहीं पर लीगल बेटिंग भी चल रहा होगा, ठीक है, कैसीनो में, जैसे गोवा में कैसीनो चलता है, लीगल कैसीनो चलता है, इंडिया में सिर्फ गोवा में ही कैसीनो लीगल है, बाकी कहीं नहीं, जहां भी है वो इलीगल। तो मानो आप किसी भी तरह से इस तरह का इनकम किए, 2.5 लाख कमाए, तो आपको लग रहा है नहीं 2.5 लाख तक तो छूट है, नहीं सर, तब छूट नहीं है। तो वो सब एक्सेप्शनल सिचुएशंस है, आगे आगे पता लग जाएगा। सिंपल इनकम है, सैलरी, बीजीपी, हाउस प्रॉपर्टी, जो अभी बोला आपको, 2.5 लाख तक नहीं, 2.5 से 5 लाख तक 5%। मानो मैं आपको क्या बोला, मेरा इनकम कितना है 10 लाख, ठीक है, थोड़ा ज्यादा कर लेता हूँ 11 लाख फॉर अंडरस्टैंडिंग, हाँ, मानो कि मेरा एनुअल इनकम 11 लाख, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं टैक्स को बचाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना, मैं टैक्स को सेव करना चाहता हूँ, तो मैं इस पर थोड़ा सा अपना बुद्धि यूज करूंगा, लेकिन ये बुद्धि सही है कि गलत है वो तो मैं आपको बाद में बताता हूँ। बेसिकली गवर्नमेंट के आंखों में थोड़ा सा झांसा देना चाहिए, ठीक है, धूल झोंके, तो 11 लाख पे अप टू 2.5 से 5 लाख, देखो सर स्लैब होता है, ऐसा नहीं जैसे मानो कि दर्श को लग रहा था कि 11 लाख अगर टैक्स है तो दर्श क्या लग रहा है कि इसके 30% लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। 11 लाख का 30% कितना होता है बोलो सर फटाफट, एक दिन से कैलकुलेटर लेके आने से, हाँ 3,30,000। तो कोई भी नॉर्मल लोग जिसको इनकम टैक्स को इतना नॉलेज नहीं है, या फिर जो इनकम टैक्स में न्यू कमर है, उसको लगेगा कि 30% अबव 10 लाख, तो 11 लाख का 30 लगाएगा और 3,30,000 बंदा खाएगा क्या, सब तो सरकार लेके जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, दिस इज अ रॉन्ग कैलकुलेशन, ऐसा बिल्कुल ना करें। ये जिसको पता नहीं है वो ऐसा करता है, जो बिल्कुल मतलब फील्ड का ही नहीं है, या फिर कभी किताब खोल के भी नहीं देखा ना, ऐसा तो करेगा। अब इसका क्या स्लैब वाइज चलेगा कि अगर मेरा इनकम 11 लाख है तो मैं सरकार के घर में कितना दूंगा, मानो आप कोई फार्म में काम करते हो और आपको बोला भी कैलकुलेशन करके दो, ऐसा ही ज्यादातर होता है, टैक्स का काम होता है तो आपको बोलेगा कैलकुलेट करके दो, बंदा 11 लाख कमा के आया है, कितना टैक्स फाइल करना पड़ेगा, सिंपल काम। तो आपको पहले देखना है 2.5 लाख तक तो ऐसे भी छूट है, वो सबको मिलेगा, ये सबका है बॉस, ठीक है। 2.5 से 5 लाख 5%, मतलब कितना हो जाएगा 12,500, ठीक है। अच्छा, अच्छा 12,500 कैसे आया समझ में आया, मैंने 2,50,000 से 5 लाख का डिफरेंस कितना है, 2,50,000 का 2,50,000 का 5%, 12,500। अच्छा 5 लाख से 10 लाख, ये कितने का गैप है, 5 लाख का गैप,
5 लाख का गैप है ना सर, 5 लाख पे 20%, तो 5 लाख का 20% कितना होगा? 1 लाख, समझ गए सर? तो इधर 12,500, इधर 1 लाख, ये देना ही है, और लास्ट में मेरा अब 10 लाख का स्लैब है। तो 10 लाख से कितना एक्स्ट्रा कमाया मैंने? 1 लाख, ठीक है। 1 लाख पे कितना देंगे? 30%, कितना होता है? 30,000। टोटल करके बताओ सर। हाँ, 142,500। तो बस ठीक है। मजा आ गया उसको। 1,42,500, ये सरकार के घर में जाएगा। अच्छा, सिर्फ इतना ही, और क्या जाएगा? हाँ, 4% सेल्स, वेरी गुड। ये जो 1,42,500 है, सरकार इसके ऊपर भी एक पैसा लगाता है 4% का। किस नाम पे? हेल्थ एंड एडुकेशन सेल्स। माने ये जो पैसा सरकार लेता है 1,42,500 पे, ये 4% हमारे देश में जो सरकारी हेल्थ सेक्टर है उसके नाम पे, और एडुकेशन को डेवलप करने के लिए सरकारी लेवल पे, एडुकेशन को डेवलप करने के लिए आपका 1,42,500 के ऊपर और 4% चार्ज करेगा। कितना होता है प्लीज बोलो? 5,700, टोटल करके 148,200। समझ गए? तो मेरा 11 लाख इनकम पे मैं 1,48,200 सरकार के घर में जमा करूँ। अच्छा, इसको और थोड़ा कम किया जा सकता है डिडक्शन वगैरह लेके, लेकिन अभी उसका चक्कर में भी नहीं पड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं एक इनिशियल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। नाउ इंटरेस्टिंगली, अब मैं इतना भी टैक्स सरकार को नहीं देना चाहता। ये जो 1,48,200 है, मतलब आप लोग 3,30,000 पर, दर्ज तो 3,30,000 पे चला गया था। कोई बात नहीं, तो होता ही है, मैं भी यही समझता था स्टार्टिंग में। हर कोई ऐसा ही समझता है, हर कोई ऐसा ही समझता है। 30% 10 लाख के ऊपर तो बहुत देना पड़ेगा। और आपको पता है कितना लोग इस तरह का डुप्लीकेसी करके, टैक्स कंसल्टेंट बन के लूटता है लोगों को। हाँ, लूटता है, बिलीव नहीं करोगे। मानो बिजनेसमैन है, अच्छा कमाता है, लेकिन अचानक से कोई लोन का जरूरत पड़ गया, तो वो किसी न किसी ढूंढता है, भाई हमको लोन चाहिए, तो बैंक में जाएगा, तो बैंक बोलेगा इनकम टैक्स फाइल है। जेन्युइन चीज बता रहा हूँ आपको, रियल प्रॉब्लम जो हमारे देश में है, छोटे शहर से लेके बड़े शहर से लेके गांव तक हर जगह में फैला हुआ है। बंदे को चाहिए लोन, बंदा किसी भी तरह से कोशिश करेगा रिटर्न फाइल करने की। अब उसके लिए वो एजेंट कौन है यहाँ पर आसपास में? छोटा गांव शहर में तो उतना चार्टर्ड जल्दी में मिलेगा नहीं, तो फिर कोई ना कोई चार्टर्ड का एजेंट मिल जाए, वो बोलेगा कि हम टैक्स फाइल करते हैं, ठीक है। अब जैसे वो बोलेगा टैक्स फाइल करते हैं, उसके बाद वो एक्चुअली खुद तो नहीं कर सकता ना। वो मानो किसी बड़ी बड़े सिटी में कोई चार्टर्ड या सीएमए है, उसके साथ टाई अप है उसका, वो अपना सारा डिटेल्स लेके उसके पास चला जाए। इसका मानो वो बोला कि मैं कितना टैक्स दे सकते हैं, वो पहले ही ना एक प्री डिसाइडेड बोल देगा कि मैं इतना टैक्स दूंगा। तो जितना टैक्स होगा उसके हिसाब से ये बंदा अपना कमीशन चार्ज करेगा। तो वो बोल दिया कि भाई देखो, तुमको बिजनेस अगर थोड़ा सा भारी भरकम दिखाना है तो कम से कम 1 लाख टैक्स देना चाहिए। सिंपल बात है। अगर तुम सरकार के घर में देखो, रियल लाइफ में काम उल्टा होता है। ओहो, हम लोग सही तरह से देख रहे हैं ना, सीधा सीधा देख रहे हैं कि सर मैंने 11 लाख कमाया, सरकार के घर में 1,48,200 दिया। ओरिजिनल लाइफ जो होता है ना, उसमें थोड़ा खेल उल्टा चलता है। मैं गया, मेरे पास कोई टैक्स फाइलिंग नहीं है। देखो, हम लोग जैसे एडुकेटेड लोगों का बात अलग है, लेकिन जो मार्केट है वो अलग चीज में चलता है। मार्केट में आप जाओगे, फार्म है, बंदा क्लाइंट आ रहे हैं। अब देखो, क्लाइंट कौन छोड़ेगा? क्लाइंट आ रहा है, क्लाइंट बोल रहे हैं कि हमको रिटर्न फाइल करना है, मेरा कुछ नहीं है, मेरे को बहुत 50 लाख का लोन का जरूरत है, या 10-20 लाख का लोन का जरूरत है। बोले रिटर्न फाइल का कुछ है नहीं, तो बोलते हैं, तो फिर देखो आपको ना बैंक को ये दिखाना है, और बैंक को सच में दिखाना है कि आपका इनकम अच्छा खासा है, तभी ना बैंक आपको लोन देगा। तो इनकम अच्छा खासा है तो टैक्स भी तो अच्छा खासा होगा। तभी उल्टा गिनती चालू होगी। समझ गए उल्टा गिनती क्या है? अब एजेंट ने बता दिया कि भाई 1 लाख का टैक्स देना है। अब 1 लाख टैक्स देने के लिए इनकम कितना होना है वो बता, सेट करो, पजल सॉल्व करो। नहीं समझे? हाँ, दर्ज समझ में नहीं आया? नहीं आया समझ में? मतलब अगर मैं बोलूँ
कि अगर तेरा इनकम नहीं समझ में आएगा तो बोलना चाहिए, ठीक है, शर्माने का कुछ नहीं है। 1 लाख अगर मेरा मैं चार्टर्ड मैंने वो एजेंट बोल रहा है कि भाई कितना टैक्स दोगे, देखो भारी इनकम दिखाएंगे तो फिर तो लोन अच्छे से मिलेगा। तो बंदा बोल रहे थे कि कम से कम 1 लाख का तो टैक्स तुमको देना चाहिए सरकार को साल भर का। तो पहले ही तुमको टैक्स अमाउंट बता रहे, जैसे हम लोग ये कैलकुलेट नॉर्मल में किए ना, यही कैलकुलेशन वो पीछे से करेगा। मानो मानो कि वो पीछे से मैंने वो जाके बोल रहे कि भाई आपका इनकम एक टैक्स हो रहा है 1,48,200। तो ये पीछे वाला अब उसको हिसाब लगा लो, तो वो टैक्स अमाउंट डायरेक्टली कलेक्ट करेगा और फिर इनकम उसके हिसाब से पूरा पीएल बैलेंस शीट बनाएगा, क्योंकि आपका तो बिजनेस इनकम है। और बिजनेस इनकम पे किस तरह से 11 लाख का इनकम होगा ये प्रॉफिट बैलेंस शीट में शो करना है ना। तो बैलेंस शीट में पहले नेट प्रॉफिट डालोगे, पहले एक्सपेंस इनकम नहीं डालोगे, नहीं समझे। बैलेंस शीट जब हम लोग बनाते हैं तो बैलेंस शीट बनाने के टाइम पे एकदम बेसिक क्लास 11-12 में भी अगर आप लोग फाइनल अकाउंट्स तो किए होंगे, तो वहां पर जब आप लोग बैलेंस शीट बनाते हो तो बैलेंस शीट में, अच्छा बैलेंस शीट नहीं पीएल सॉरी, हम लोग जब पीएल बनाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक साइड में हम लोग क्या देते हैं, एक्सपेंस देते हैं, दूसरे साइड में हम लोग क्या देते हैं, इनकम देते हैं। तो आप इधर टू नेट प्रॉफिट बोल के पहले 11 लाख पुट करो, उल्टा गिनते। अब 11 लाख का प्रॉफिट होने के लिए इधर कितना इनकम दिखाएंगे और इधर कितना एक्सपेंस दिखाएंगे, उसको उस हिसाब से पुट करना। हाँ, अब उस हिसाब से वो मैनेज होके एडजस्ट होके गवर्नमेंट के घर में टैक्स जमा। बंदे का रिटर्न फाइल हो गया, अब 1,38,200 का हो गया। अब मानो कोई कोई क्या करता है धोखा देने के लिए, यही 1,38,000 को 3,30,000 दिखा देगा, एज पर क्लाइंट देंगे भाई बच्चा बहुत पैसा है, चलो मारते हैं, देखो, और रूल दिखा देगा, देखो ये रूल है, कौन समझेगा। तब उसको वो बैठेगा क्या इनकम टैक्स समझाने के लिए, फिर उसको बोले 3,30,000 है, हम तो एक काम करेंगे डिस्काउंट कर देंगे 1 लाख को, फिर भी तो 2,30,000 हो गया। फिर सरकार को भरेगा 1,48,000, बाकी बैग क्या बोल लेगा, बाकी वो खा जाएगा और रिटर्न फाइल लेके आपको दे देगा और फिर बोलेगा अरे भाई तुम समझते नहीं ये सब चीजों में बहुत पैसा लगता है, इसको खाना खिलाना है, उसको खिलाना है, पूरा हवा है हवा। समझोगे नहीं क्या होता है। मेरा एक रिलेटिव का ऐसा ही हुआ था, 5-6 लाख का इनकम दिखा के एक टैक्स फाइल किया, 70,000 टका उससे सिर्फ चार्ज लिए, 70,000 टका। कितना 3,000 4,000। हाँ, मेरी मासी बता रही इतना 3,000 4,000 और कितना ले लोगे एक टैक्स फाइल करूंगा। अब डिपेंड करता है कि कितना बड़ा बिजनेस है, कंपनी और बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है ना कि कितना चार्ज। बड़ा बिजनेस होगा तो थोड़ा चार्ज ज्यादा होगा, बट फिर भी मैक्स टू मैक्स कोई 10,000 लेता है, कोई 15,000 लेता है अगर बड़ा बिजनेस होगा। छोटा मोटा अगर नॉर्मल हम लोग जैसे लोग रिटर्न फाइलिंग करने के लिए जो लोग 1,000-1,500 लेते हैं, और कितना ले लेगा, समझ रहे हो सर बात को। और बड़ा बिजनेस होगा 10,000 15,000, अगर बहुत बड़ा कंपनी का कुछ हिसाब किताब है तो 30,000 40,000 तक 50,000 1 लाख में जा सकता है। डिपेंड करता है कि मेहनत कितना करना है। जैसे मानो कि एंट्री करना है, जर्नल करना है, अकाउंट्स करना है, पीएल करना है, बैलेंस शीट करना है, ऑडिट करवाना है, तो ऑडिटर भी अपना फीस उस हिसाब से चार्ज करेगा। बड़ा बिजनेस बड़ा चार्ज, छोटा बिजनेस छोटा चार्ज। लेकिन फिर भी एक 5 लाख 6 लाख का नॉर्मल इनकम टैक्स फाइल करने के लिए कोई अगर 70,000 का एक उससे से चार्ज ले लेता है बिना समझा के, तो लोग लूटते हैं इस तरह से। नॉलेज नहीं है ना, फंस जाते हैं। सर जेन्युइन इनकम अगर कोई करेगा फिर भी अच्छा कमा लेता है सर सीजन में। टैक्स फाइल तो सीजनल है, साल में 2 बार 3 बार होता है, कॉर्पोरेट का एक होता है, इंडिविजुअल का होता है, फिर किसी किसी का लेट फाइन भी चलता रहता है, तो साल में 3-4 बार काम भी जाता है। तो जब आता है हाँ, जून जुलाई में इंडिविजुअल का, अक्टूबर के टाइम पे आपका कंपनी लेवल का, ठीक है, मैं देखता हूँ वो तो ऐसा एडवर्टाइज भी करते हैं कि फाइल कराने के फाइल कराने के लिए। तो उस टाइम पे मोटा मोटी अगर देखो सिंपल है, अगर एक 5 दिन का काम है, 10 दिन का काम है, उस टाइम पे अगर कोई सिंपल 1,000 1,500 का भी एक फीस लेके सिंपल सिंपल लोगों का काम करता है, फिर भी 50,000 1 लाख कमा लेता है।
सिंपल सिंपल बात करो, और अगर थोड़ा और मेहनत करेगा तो और कमा लेगा। बहुत मेहनत, बहुत अच्छा सोर्स है सर ये, और ये लोगों को करना ही है, लोगों को करना ही है, कोई ऑप्शन नहीं उनके पास, नहीं करेगा तो वही फंसेगा। समझ रहे हो सर? आप लोग खुद ही नहीं जानते आप लोग क्या पढ़ाई कर रहे हो, सिर्फ कोर्स कर रहे हो आप लोग जो भी हो। अब मैं जो बता रहा था, ये तो मैं चोरी के केस में चला गया, लेकिन मैं आपको बता रहा था टैक्स इवेशन के बारे में। अब मैं यहाँ पर मेरा इनकम को कम करना चाहता हूँ। मैं क्या करूंगा, 11 लाख में से मेरे बीबी के नाम पे, मेरी वाइफ के नाम पे, ऐसे तो मैम और मैं एक साथ काम करता हूँ, उसको छोड़ो, लेकिन मेरा वाइफ मानो हाउस वाइफ है, वो कुछ करती नहीं है, कुछ करती नहीं मतलब घर संभालते हैं, वो भी काम है, बट इनकम टैक्स के खाते में तो कुछ नहीं करता ना। तो मैं क्या किया, 11 लाख में से 3 लाख इनकम मेरे वाइफ के नाम पे दिखा दिया, या 2,50,000 वाइफ के नाम पे दिखा दिया। तो मैं ये वाला स्लैब से हट गया ना, नॉर्मल भाई ये हो जाएगा ना। तो मैं क्या करूंगा, मेरी बीबी के नाम पे एक बिजनेस दिखा दूँ कि मेरा बीबी का ये बिजनेस है, ठीक है। बड़ा केस में ये फंस जाते हैं। अगर इनकम टैक्स आजकल क्या कर रहा है, अगर पता चल जाता है कि इसका वाइफ तो कुछ करता नहीं है, तो इनकम टैक्स क्या करेगा, क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई करेगा। जितना इनकम आप ट्रांसफर करोगे वाइफ के नाम पे, उतना इनकम को वापस आपके नाम पे ट्रांसफर करके आप ही के ऊपर टैक्स लगाएगा। यानी आप बोल रहे हो कि मैं अलग कर दिया, आप तो बेसिकली अपना, ये चोरी है, ये इसको बोलते हैं इवेट कर, टैक्स इवेशन। यानी आप चाह रहे थे सरकार के आंखों में धूल देंगे, पर सरकार भी पकड़ लेता है, कभी कभी नहीं पकड़ में आता है, छोटा मोटा केस इतना गवर्नमेंट भी इग्नोर कर देता है, बट बड़ा बड़ा केस में गवर्नमेंट इग्नोर नहीं करेगा। केस ज्यादा इनकम वाला केस, ये मतलब जैसे 10-12 लाख तो छोटा मोटा केस हो गया, इसमें गवर्नमेंट उतना माथा नहीं लगाएगा। हाँ बोल बोल। आप पॉलिटिकल मैटर में जैसे, और रिसेंटली जैसे बड़ा केस बोला, अच्छा बोला, अच्छा रिसेंटली हमारे बंगाल में वो फूड मिनिस्टर है ज्योति प्रिय मल्लिक बोल के, में गया क्योंकि वो सरकार का जो राशन का आता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें से बहुत सारा पैसा उन्होंने सामान सटक के वो राइस मिल वाले को बेचे, ठीक है, सरकारी चीजों को। जैसे इस तरह का बहुत है। बिहार में लालू जी तो अभी भी जेल में इसी कारण से हैं। चारा घोटाला, गाय भैंस का चीज अलग सटक के लोगों को बेच, मैंने बिजनेसमैन को बेच रहे हैं, इस तरह से कमा रहे हैं। तो रिसेंटली जो बात कोनी का उठाया है, बेसिकली मैं क्लास में एग्जाम्पल दिया था कि ज्योति प्रिय मल्लिक जो फूड मिनिस्टर है, उसके बेटी के अकाउंट में 3 करोड़ मिला है। 3 करोड़ ना, 3 या 3.5 करोड़। उसका बेटी हाई स्कूल में टीचर है, अभी अभी जॉब लगा है 2 साल में। मैं अभी भी बेस लाइन में है उसका सैलरी, 35-30 हजार का सैलरी है। तो सालाना इनकम काट कूट के हाथ में 2.5 लाख आता है, यानी वो पीएफ वगैरह काटते थे, फिर हाथ में आता है एनुअल इनकम 2.5 लाख के आसपास। तो फिर जब ईडी उसको पूछ रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ईडी पूछ रहा है कि भाई 3 करोड़ कहाँ से आया, मतलब ट्यूशन पढ़ के आया। इसलिए बात है कि भाई खान सर भी इतना नहीं कमाते, ब्रांड है, ठीक है, या फिर वाईएस टीचर वो भी नहीं कमाते इतना, ठीक है, 3 करोड़ एक साल में वो भी नहीं कमाते। एक साल हाँ, एक साल में, एक साल में उसका बैलेंस 3 करोड़ क्या है, बात समझ रहे हो सर? तो सिंपल बात है, तो ये आया कहाँ से? तो इस तरह का केस में अगर कोई अपना इनकम को इधर इधर करके डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उसकी वाइफ के अकाउंट में 3 साल पहले 40,000 टका था, वो जो ज्योति प्रिया मल्लिक, उसके वाइफ के अकाउंट में अभी 6.5 करोड़ है। कहाँ से आया? सिंपल बात है, सरकार सब जब्त करेगा, टैक्स लगाएगा, थोड़ा बहुत देके जाओ भाई, जी लो अपनी जिंदगी, 20-25 लाख देके थमा देगा, और क्या करेगा। और बहुत ज्यादा गलती होगा तो फिर जेल में तो गए वो, क्योंकि वो तो सरकार का मारा है। लालू अभी भी जेल में है, बिहार में चीफ मिनिस्टर था बिहार का। भाई गलती करेगा ना, सरकार सही करेगा ना, सजा सबको मिलता है। कहाँ जाओगे भाग के, आज नहीं तो कल आएगा। पाप बोलते हैं, बंगाली में बोलते हैं, पाप बाप के उछाल। तो अब ये समझ गए आप? तो क्लबिंग क्या हो रहा था, मैं अपनी इनकम अपनी दीदी के नाम पे शो कर रहा था, क्लब कर रहा था, अपना इनकम बच्चों के नाम पे शो कर रहा था। कुछ इनकम अपने बच्चे के, अपना बच्चा एडल्ट है उसके नाम पे एक बिजनेस दिखा के
अलग कर दो, फिर बच्चा अलग से कुछ करता नहीं है, 2.5 लाख करके सब जगह में मैं ट्रांसफर कर, पता चलता है बच्चा कुछ करता ही नहीं है, 20-22 साल का लड़का है मानो, दिखा दे उसके नाम पे, टैक्स 5 लाख चला गया ना, इसका इनकम टैक्स कम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? मतलब ये तो कुछ भी नहीं है, इतने से में आप लोगों को इतना सारा बात हो जा रहा है, तो सोचो कि जब पूरा इनकम टैक्स आपको नॉलेज में आ जाए तो आप क्या क्या कर सकते हो और क्या सोच सकते हो। एक काम करते चलो, एक क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मजा आएगा। अच्छा, ये फ्लो चार्ट कंप्लीट कर लिया सर? अच्छा, लिख लो सर, 4 पॉइंट और बाकी है, लिख लो। क्लबिंग के बाद क्या करना है? क्लबिंग के बाद क्या करना है? सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड। ये भी मैं रिसेंटली एक क्लास में कंप्लीट करवाया था, जिसका नहीं हुआ वो बाद में बिल्कुल करेगा सर। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, माने बिजनेस में अगर कुछ भी लॉस वगैरह होता है तो वो लॉस एडजस्ट होता है। लास्ट क्लास में था ना सर, ऐसे ही टॉपिक करा रहा था सर कंपनी को लॉस में दिखाया गया, टैक्स बताया सर। लॉस होगा तो टैक्स बचता है, क्योंकि इनकम में टैक्स होता है, लॉस। जान के ये करते हैं। हाँ प्रॉफिटेबल कंपनी को भी वो कई लोग ही करते हैं जानबूझ के, मतलब टैक्स। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। काफी लोग ऐसे जानबूझ के लॉस शो करता है, ठीक है, ताकि अगर सरकार के घर में टैक्स नहीं देना पड़े, वो घोटाला है सर। जैसे मानो, जैसे टैक्स दोनों होता है सर, लॉस दिखाना भी घोटाला होता है, प्रॉफिट बढ़ाना भी घोटाला होता है। हम लोग ऑडिट में एक चीज पढ़े हैं, ऑडिट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस होता है, ये कौन सा कंपनी है बोलो सर, बहुत बार बोलता हूँ मैं क्लास में। एक कंपनी है ना जो नहीं, बड़ा कंपनी है, वो घोटाला में फंस गया। हाँ, राइट, लोग घोटाला किया है, बिग बाजार घोटाला नहीं किया, बिग बाजार लॉस किया। अरे नाम बताता रुको, रामलिंगम राजू जेल में है, क्या नाम है? सत्यम कंप्यूटर, सत्यम स्कैम, देखो मैं दिखा रहा हूँ, देखो स्क्रीन में देखो, मैं लिखा सत्यम स्कैम, आ गया गूगल में। स्कैम क्या है वो देख लो, जो सवाल अपना दर्श ने उठाया उस सवाल का जवाब है। ये देखो सर, सत्यम स्कैंडल, ये स्कैंडल क्या था, इन्होंने ना एक्चुअली प्रॉफिट को कुक किया था, टैक्स ज्यादा दिखाया था, प्रॉफिट को बढ़ा के दिखाया था, क्यों? इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि इन्वेस्टमेंट आए। ये देखो कितने का फ्रॉड है, देखो कहाँ है, एक सेकेंड, कौन सा लिखा है? कहाँ कहाँ है? और थोड़ा ऊपर, ऑडिटर था पीडब्ल्यूसी बिग 4, जितना चार्टर्ड था सब बैन हो गया। पीडब्ल्यूसी को भी 2 साल के लिए ऑडिट का बैन कर दिया था। पीडब्ल्यूसी बिग 4 है ना सर, बैन हो गया था पीडब्ल्यूसी, और जितना चार्टर्ड उसके साथ कनेक्टेड था सबका। हाँ हाँ, पूरा कितना करोड़? 12,000 करोड़। कहाँ है? हाँ ये 7 जनवरी, ये देखो 7,000 करोड़, confessing that he had manipulated the accounts of 7,000 करोड़ in several forms। मैंने 7,000 करोड़ में वो मैनिपुलेट किया है अपना प्रॉफिट, सिर्फ इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए, शॉर्ट टर्म में। मालिक का नाम है बाय राजू, रामलिंगम राजू, ये है सर, जेल में अभी। चार्टर्ड लोग का भी जेल हुआ था और लाइसेंस भी छीन लिया गया था। घोटाले में साथ दोगे तो फिर कहाँ जाओगे? फिर से अगर उनको चार्टर्ड बनना है, फिर से फाउंडेशन से स्टार्ट करना। हाँ, ये लोग जो बना था ना, अगर फिर अब वो कर ही नहीं सकता, और इस हालत से फिर से चालू करना मामूली बात नहीं। पहले तो ये तो बोलते ना, इसी को पहले जेल तो ले, इसका जेल हुआ है सर, जाग नहीं पढ़ सकते आप,
ये देखो यहाँ पर सारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रेसिडेंट वेज एंड सेड वी हैव आस्क्ड पीडब्ल्यूसी टू रिप्लाई विद इन 20 वर्ड। इसमें आईसीआई का बहुत बड़ा रोल प्ले है। ये केस स्टडीज है, बहुत फेमस, पढ़ाया जाता है सीएसईएम में पढ़ाया जाता है ये केस स्टडीज, तभी तो मैं आपको बता रहा हूँ। अरे बहुत बड़ा खेल है, पढ़ते पढ़ते पागल हो जाओगे, लेकिन पागल नहीं हो। चला सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। उसके बाद क्या है, कंप्यूट जीटीआई, फिर आएगा जीटीआई कैलकुलेट, मैंने ग्रॉस टोटल इनकम मिल जाएगा, लिख लिया। और लास्ट में डिडक्शन आता है, लिख लो एक बार फिर समझा देते हैं। प्लेस करेंगे डिडक्शंस फ्रॉम जीटीआई अंडर चैप्टर 6 से। एक्चुअली क्या है, आप अपनी इनकम का कुछ हिस्सा डिडक्शन कब मिलता है, बोलो बोलो, डिडक्शन कब मिलता है? डिडक्शन सरकार क्यों देता है? हाँ मतलब बेसिकली जब गवर्नमेंट को जो वेलफेयर करना चाहिए था, वो वेलफेयर अगर आप अपने लिए कर लेते हो, गवर्नमेंट कहता है कि भाई चलो वेरी गुड, यू आर ए गुड पर्सन, मैं आपको डिडक्शन देता हूँ। ट्रेड अंडरस्टैंड? ये तो बड़े बिजनेसमैन ये सब करते हैं ताकि डोनेशन ये सब देख। हाँ, ताकि आपका टैक्स कम हो जाए। ये चोरी नहीं है, ये चोरी नहीं है, ये रूल में रह के सुविधा लेना सरकार दे रहा है। आप लोग जैसे मानो आप अपने फैमिली के लिए एलआईसी भरते हो, तो आप अपनी फैमिली का ख्याल रखने के लिए कर रहे हो, मेडिकल इंश्योरेंस दे रहे हो, फैमिली के ख्याल के लिए कर रहे हो, पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर रहे हो, देश के लिए दे रहे हो, मंदिर मस्जिद ट्रस्ट को दे रहे हो, समाज के सुधार के लिए दे रहे हो, आपके घर में कोई हैंडीकैप है उनका देखभाल कर रहे हो, उसका दवाई का खर्चा उठा रहे हो, अपने माँ बाप बूढ़ा हो गए हैं उनके लिए मेडिकल इंश्योरेंस बना रहे हो। अच्छा, हाँ बोलो, एजुकेशन में पढ़ाई करने के लिए लोन लिए हो, उसका इंटरेस्ट भर रहे हो। और भी है, हाउस, हाँ, घर घर बनाने के लिए लोन लिए हो, उसका इंटरेस्ट भर रहे हो। सरकार ये सब चीजों में आपको क्या करता है, डिडक्शन देता है कि जाओ बेटा ऐश कर। लेकिन इतना भी ऐश नहीं होता, बट इतना है कि हाँ आप रूल में रह के टैक्स को कम कर सकते। ये चैप्टर 6A का पहचान है, और ये टैक्स प्लानिंग में बड़ा काम आता है। अगर कोई चार्टर्ड या कॉस्ट अकाउंटेंट या सीएस क्लाइंट को सुविधा देना चाहता है तो 80C से दे सकता है। सेक्शन 10 का भी एक एरिया है, आगे आगे पता लग जाएगा, वहां पर भी सुविधा मिलता है। और इंडिविजुअल चैप्टर वाइज भी गवर्नमेंट का जो सुविधा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन हाँ 80C 80U मिलाने के लिए क्लाइंट को बताना पड़ता है। हाँ, कि क्लाइंट को बताना पड़ता है कि सर आप एजुकेशन लोन लिए हो तो उसका सर्टिफिकेट, इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट रेडी रखना, एलआईसी प्रीमियम भरे हो तो उसका सर्टिफिकेट ठीक ठाक करके रखना, क्योंकि उसको एनेक्सर करके चिपकाना पड़ता है रिटर्न फाइलिंग के वहां, तो जाके उसे अप्रूवल होता है। और लास्ट में आता है टोटल इनकम, और ये टोटल इनकम, ये टोटल इनकम, इसके ऊपर वो टैक्स लायबिलिटी, वो जो मैंने बोला था ना 11 लाख का इनकम, इतना सारा मेहनत करने के बाद ये 11 लाख का इनकम, इसके ऊपर सरकार के घर में टैक्स देना। समझे कि नहीं? हाँ, मैंने इनकम टैक्स का पूरा A to Z जर्नी यही है, लेकिन ये जर्नी इतना छोटा नहीं है जितना छोटा दिख रहा है, ये तो जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा, अब एक क्वेश्चन करने से मुझे लगता है कि बेस्ट राइट। चलो, एक अच्छा क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड टाइप का हो, बढ़िया रहेगा। अच्छा चलो पहला क्वेश्चन करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन देखो, चलो, दिख रहा है क्वेश्चन, दिख रहा है स्क्रीन में? क्या लिखता है सर? मिस चार्ली एक अमेरिकन नेशनल, ध्यान से देखना सर। हाँ, चार्ली कहाँ है? अमेरिका का नेशनल है। गॉट मैरिड टू मिस्टर राधे ऑफ इंडिया इन यूएसए, यूएसए में शादी की सर। फिर on 2/3/2022 and came to India for the first time। 2 मार्च 2022 को वो फर्स्ट टाइम इंडिया आ रहा है, ठीक है। ऑन 16 मार्च 2022 क्या हुआ,
राधे शादी किया था, गॉट मैरिड टू मिस्टर राधे ऑफ इंडिया इन यूएसए। अच्छा, शादी किया 2 तारीख को मार्च के, और इंडिया आ रहा है 16 मार्च 2022 को। डेट इंपॉर्टेंट है, तभी भी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कैलकुलेशन होता है रेसिडेंशियल स्टेटस। अभी हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं करेंगे, लेकिन जितना जरूरी है उतना बताऊंगा, बाकी डिटेल्स बातचीत बाद में करूंगा। अच्छा, फिर वो यूएस लेफ्ट किया सर, सी लेफ्ट फॉर यूएसए ऑन 19 सितंबर 2022, ठीक है। सी रिटर्न टू इंडिया अगेन ऑन 27 मार्च 2023। ये जो बार बार आ रहा है जा रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। While in India, she had purchased a showroom in Mumbai. जब इंडिया में था तो इंडिया में एक शोरूम खरीदा बॉम्बे में अप्रैल 30 अप्रैल 2022 को, which was leased out to a company। अच्छा, खरीदने के बाद लीज दे दिया, मैंने रेंट पे दे दिया। लीज रेंटल क्या, लीज और नॉर्मल रेंट में क्या फर्क होता है? लीज में और रेंट में क्या फर्क होता है? लीज तो अगर नहीं सर, मैं वो नहीं पूछ रहा, मैं बोल रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट लीज का और रेंट के बीच में बेसिक फर्क क्या है? लीज बहुत टाइम के लिए है और कॉन्ट्रैक्चुअल बेस में होता है। रेंट नॉर्मली शॉर्टर पीरियड का होता है, 1 महीने या 1 महीना, 1 साल, 2 साल हार्डली, बट लीज मोर देन 10 years, 5 years ऐसे चलता है, इवन 99 years, 100 years भी हो सकता है। समझ रहे हो सर? तो ये बेसिकली अपना दुकान को लीज में दे दिया, लीज आउट टू ए कंपनी ऑन रेंट ऑफ 25,000 पर मंथ। मैंने बेसिकली, जब लीज का क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर रेंट भी है, साथ में लीज भी है। तो क्या होता है, मानो ये जो बॉम्बे का शोरूम है ना, तो करोड़ों का प्रोजेक्ट है सर, तो उसका रेंट ऑब्वियसली 25,000 नहीं होगा। इसका अगर प्रॉपर रेंट होता तो शायद इसका रेंट होना चाहिए 1 लाख कम से कम एटलीस्ट। तो उसने डिपॉजिट अच्छा खासा दी, तभी उसका रेंट मिनिमम। जैसे बड़ा बाजार में जिन लोगों का बिजनेस है, ज्यादातर लीज में चलता है। मानो आपका अगर कोई बड़ा बाजार में अगर कोई आपका दुकान है, तो फिर वो अपनी लीज में लेके रखा। मानो एक लॉन्ग टर्म 10 लाख 20 लाख आप उसने दिया था, या 40-50 लाख दिया था, फिर एक मंथली रेंट होता 5,000 10,000। ठीक बोल रहा हूँ सर? ऐसा ही होता है, क्योंकि वो इतना वैल्यू चाहिए ना सर उसका। अगर प्रॉपर रेंट अगर हो उसका कैलकुलेट करो तो बहुत है, लेकिन वो इतना लंबा समय के लिए उसको लीज पे लिया तो ज्यादा अमाउंट ऑलरेडी दे चुका है, तभी उसका रेंट कम है। बॉम्बे बहुत एक्सपेंसिव जगह, बॉम्बे में 25,000 का रेंट कुछ नहीं है। अरे सर, एक 1 रूम किचन का बॉम्बे में अगर सही जगह में लेने जाओगे ना, कम से कम 1 करोड़ का दाम पड़ जाता है। 1 रूम किचन मैंने, एक रूम होगा, उसके साथ अटैच एक बाथरूम होगा, और बाहर निकलते ही एक छोटा सा उसी के अंदर एक किचन हो। मैंने ये जो, मैंने ये तो बहुत बड़ा है, इसको आधा कर दो, इसमें एक 1 रूम किचन बन जाएगा, उसका दाम 1 करोड़ हो जाएगा। मान लो। जाना है क्या? जा सकते हो बेटी, अच्छा इनकम लेके जाओ नहीं तो मुश्किल है अभी यही एक बॉम्बे में एक टैक्सी ड्राइवर के साथ बात हो रहा था उस दिन, तो पहले बॉम्बे में टैक्सी चलाता था, अभी कोलकाता में आ गया है। हमने बोला क्या फर्क हो गया, इनकम तो कम हो गया होगा। तो बोलते भाई इनकम कम हुआ है, लेकिन सर क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा हो गया है। क्योंकि बॉम्बे में उतना कमा के भी वो क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं था, झोपड़पट्टी में रहना पड़ता था। कोलकाता में इस इनकम से, मेरा एक घर है वहां पर, मेरा घर नहीं है, कॉमन शेयरिंग में रहना पड़ता है। कॉमन शेयरिंग में भी 5,000 का रेंट देना पड़ता है। यहाँ पर कोलकाता में तुमको 5,000 में घर पूरा का पूरा रेंट मिल जाएगा। तो मैं बोलता हूँ कि नहीं जाओगे फिर? अच्छा नहीं, अब कोलकाता में मिल लग गया, बिहार का लड़का, क्वालिटी मिल गया। चलो ठीक है, बॉम्बे वाला वो वाला चकाचौंध कम है, पर क्वालिटी। चकाचौंध कितना दिन काम आता है? 2-4 साल, फिर चलो सर छोड़ो, सम्स में मन लगता है। अच्छा, she had purchased a showroom in Mumbai on 30th April 2022, which is leased out to a company on a rent of 25,000 per month from 1st May 2022. She had taken loan from a bank for purchase of this showroom, on which bank had charged interest of rupees 97,500 up to 31st March 2023. She had received the following cash gift from her relatives and friends during 1 for 22 to 31st March 2023. अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं, जब भी मैं इस तरह का क्वेश्चन बता आप पढ़ोगे ना एग्जाम के लिए, क्या करोगे ना, जो जो इंपॉर्टेंट डेट है ना उसको फटाफट नोट डाउन करो।
जैसे शॉर्ट में नोट करना समझते हो ना, जैसे कम टू इंडिया ऐसे करके डेट दे देंगे। फिर नेक्स्ट में फर्स्ट टाइम कब आया, 16 मार्च को, फिर वो रिटर्न किया 27 मार्च को। ठीक है, इस तरह से ना फटाफट उसको शॉर्ट नोट में एक अपना पिक्चर बना लेना कि इंपॉर्टेंट चीजें आपके दिमाग में होना चाहिए ताकि आप उसको शॉर्ट नोट की तरह देखो और उस हिसाब से क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, अभी उतना जरूरी नहीं है, अभी क्वेश्चन देखो सर, मैं अभी समझा रहा हूँ बेसिकली। अच्छा, उसने देखो गिफ्ट भी लिया है। अच्छा, पेरेंट पेरेंट हस्बैंड, फ्रॉम पेरेंट्स ऑफ हस्बैंड, मतलब समझ रहे हो, माने कौन, अरे ससुर, इन लॉ इन लॉज। ठीक है, ससुर ससुरी बांग्ला की वाले, ससुर ससुरी। ठीक है सर, तो 51,000 फ्रॉम मैरिड सिस्टर ऑफ हस्बैंड, फ्रॉम मैरिड सिस्टर ऑफ हस्बैंड माने कौन है, मैरिड सिस्टर ऑफ हस्बैंड कौन है रे भाई। अरे पंजाबी में यार, हाँ पंजाबी में ही बोलना, समझ जाएंगे। मतलब ननद ना, हाँ सही बोल, बंगाली में भी ननद ही बोलता है। यार नाम बोला था फिर गलत बोल अच्छा, तुम लोग नना बोलते हो, ननद। और टर्म अलग क्या रहता बोल, है, चीज सिमिलर चीज वही है, संस्कृत से ही है सब, इसीलिए सब वही है। बोलने का तरीका अलग है। हम लोग नौनो तो बोलते हैं बंगाली में, नौनो, तो लोग बोलते हैं नना, कुछ कुछ बोलते हैं नंदो ही बोलते हैं किसको, ननद के हस्बैंड को नंदो ही बोलते, हमरा की बोली नंदाई। क्या फर्क है सर, कुछ फर्क नहीं है, कुछ फर्क नहीं है, पूरा देश, इसीलिए तो भारत एक ही देश है ना, क्योंकि भाषा सब एक ही है। चलो छोड़ो, यूनिटी इन डायवर्सिटी। वेरी गुड। अच्छा, फ्रॉम मैरिज सिस्टर ऑफ हस्बैंड 11,000 उनसे लिया है। अच्छा, फ्रॉम टू वेरी क्लोज फ्रेंड्स ऑफ हर हस्बैंड 1,51,000 एंड 21,000। कमाई बस कुल मिला के 51, 11 एंड 1,72,000। आपको पूछता है डिटरमाइन अ रेसिडेंशियल स्टेटस, क्योंकि बंदा अमेरिका का था, एंड कंप्यूट द टोटल इनकम चार्जेबल टू टैक्स अलॉन्ग विद द अमाउंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑन सच इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। ठीक है। अच्छा, बेसिकली यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का खेल चलता है। क्या होता है सर टैक्स में, जिस साल कमाते हैं उसके नेक्स्ट ईयर पे टैक्स देते हैं। तो ये जो पूरा डेट दिया है ना, ये सब 22-23 का डेट दिया है, लेकिन 23-24 में किंतु उसका कैलकुलेशन असेसमेंट ईयर में होगा जो कि 23-24 है। तो हम लोग इस तरह से बोलते हैं बेसिक में, क्या बोलते हैं बेसिक क्लास में, कि प्रीवियस ईयर में कमाओ और असेसमेंट ईयर में गवाओ। ठीक है, ये सब मेरा बना हुआ कुछ कविता है सर, और कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा लगे तो यूज कर लेना, ना अच्छा लगे तो मत करना। ठीक है, प्रीवियस ईयर में कमाओ और असेसमेंट ईयर में गवाओ। इसका एक उल्टा भी होता है, प्रीवियस ईयर में ही कमाओ और प्रीवियस ईयर में ही गवाओ, उसको क्या कहते हैं, बोलो नहीं तो ये फेंक के मारेंगे। जब जब प्रीवियस ईयर में ही कमाएंगे और प्रीवियस ईयर में ही गवाएंगे, उसको क्या बोलेंगे, माने प्रीवियस ईयर में ही इनकम करना है और प्रीवियस ईयर में ही टैक्स देना है, उस टैक्स को क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट कोई नहीं पता। इसको एडवांस टैक्स कहते हैं। ये पहले से पढ़ हाँ, इसका पहले हुआ था, मैंने कुछ दिन पहले बेसिक किया तो उसका कुछ पता ही नहीं, इसलिए तो पूछ रहा हूँ। सब इंटर हाँ, सब इंटर का ही देखो, एडवांस टैक्स है ना सर, तो फिर इतना समय क्यों लग रहा है। मतलब पढ़ाई का हालत मुझे समझ में आ रहा है सर, पढ़ाई कितना हो रहा है और कितना नहीं हो रहा है। नील का सिर्फ एक बार दमदम, एक बार टाकी चल रहा है। कोनी का फिर भी मेहनत कोशिश कर रहा है, कोनी का तो अभी स्टार्ट किया है। और सैनन का क्या चल रहा है, एक बार कॉलेज जाना, उसका बस कॉलेज में ही उसका सारा दिन चला जाता है। मैं इतना बुलाता रहता हूँ कि सैनन आ जाओ, सैनन आ जाओ, नहीं सर कॉलेज 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 कॉलेज। नहीं जाता। अरे वही तो मैं सबको बोलते रहता हूँ कि अगर कॉलेज कुछ करता तो फिर कॉलेज जाओ, अगर कुछ कॉलेज से कुछ होता नहीं है तो फिर मत जाओ। सरकार ने लेटर देके वो हो जाता ना एडजस्टमेंट की, पढ़ रहे हैं नहीं आ रहे, बोलो सर ठीक है बताओ पढ़ रहे ऐसा स्मार्ट बच्चा सर। लेटर दो भी अगर आप अरे उसके लिए कुछ कॉलेज करता नहीं है सर। नहीं करता। मेरा कॉलेज मैं इससे भाई नहीं है, पानीपुर में यही जो है सीए सीए में जो लोग करता है सब वही कुछ और कोई कॉलेज में आप देखोगे सर
140 बच्चे का सेक्शन में 8-9 लोग आते हैं एवरेज। हाँ मुझे पता है, भवानीपुर का ही किस्सा है, भोगा भोगा करता था। भागू, गुजराती एजुकेशन सोसाइटी इसलिए बोलते हैं भागू। अच्छा देखो, तो डिटरमाइन है रेसिडेंशियल स्टेटस एंड कंप्यूट टोटल इनकम चार्जेबल टू टैक्स अलॉन्ग विद द अमाउंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 23-24। ठीक है। अच्छा, would her residential status undergo any change? Assume that he is a person of Indian origin and her total income from Indian source is 18 lakh and she is not liable to tax in USA. ये थोड़ा अलग चीज है, बाद में आते हैं सर, पहले क्वेश्चन ए को सॉल्व करते हैं। बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इनकम टैक्स का जो फ्लो था उसका पहला फ्लो ही काम आएगा। सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करें। ठीक है सर, रेसिडेंशियल स्टेटस चेक कैसे करते हैं, चलो फटाफट देखें। सर एक्चुअली इसका डिटेल्स अलग क्लास होता है, मैं आगे आगे कराऊंगा, लेकिन फिलहाल सिर्फ टोटल इनकम को करने के लिए जितना जरूरी है मैं बता रहा हूँ। किसी भी चीज का डिटेल्स में नहीं जाना है, बस जितना जरूरी है उतना बोलना है, बात को समझो। लेकिन बाद में हर चीज का डिटेल जिसका नहीं हुआ है वो करेगा, सो टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है कि सर ये तो हुआ नहीं है, एकदम बिल्कुल दिमाग में नहीं लेना, अभी जस्ट टोटल इनकम के लिए जितना है उतना करा। और जिनका हो चुका है वो क्या करेगा, रिवाइज करेगा, रिवाइज करेगा और बेस्ट बनेगा। देखो सर, लॉन्ग टाइम का पढ़ाई का ही सुविधा होता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपके पास टाइम कम होता है, लॉन्ग टर्म में पढ़ने से पढ़ाई के बाद रिवीजन का टाइम मिलता है। इसीलिए तो बोलते हैं जल्दी शुरू करो, जल्दी स्टार्ट करने से टाइम मिलेगा, नहीं तो इतना बड़ा लंबा चौड़ा टैक्स का सिस्टम या कोई भी सब्जेक्ट का कैसे दिमाग में रखोगे। तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 ये बेसिकली रेसिडेंशियल स्टेटस का रूल है। इसमें कहता है कि अगर कोई बंदा 182 दिन इंडिया में रहता है प्रीवियस ईयर, जैसे मानो प्रीवियस ईयर 22-23 में अगर कोई इंडिया में 182 दिन रहता है तो वो इंडिया का क्या है सर, रेसिडेंट। ये रूल है, इसके पीछे लॉजिक मत ढूंढना। लॉ 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 जो होता है वो नियम है, और नियम सरकार ने अपने हिसाब से बनाए। हर चीज का कारण ढूंढने बैठोगे तो पागल ही हो जाओगे। तो he or she has been in India during the previous year for a total period of 182 days or more। ये इनकम टैक्स में सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में कहा गया कि if or she satisfy any of the one of the following condition। तो एक कंडीशन कहता है कि आप इंडिया में 182 दिन रहो तो आपको मैं इंडिया का रेसिडेंट मान लूंगा। दूसरा और एक कंडीशन है कि इंडिया में आप 60 दिन रहो प्रीवियस ईयर में, मैंने 22-23 में 60 डेज रहो, ये दूसरा नियम है सर। लेकिन 60 दिन सिर्फ रहने से नहीं होगा, इसके पिछले 4 साल में, इमीडिएट पिछले 4 साल, 22-23 का इमीडिएट पिछला 4 साल क्या है, इमीडिएट बोलो सर, 21-22, 20-21, 19-20, 18-19, हुआ ना 4 साल। इस पूरा का पूरा 4 साल में आपको 365 दिन इंडिया में रहना। हाँ मिला के हो सकता है कि किसी एक में आप हो ही नहीं, चलेगा, लेकिन 4 साल चारों साल में 365 दिन टोटल में आना चाहिए। 4 साल में 4টে বছর মিলিয়ে 365 दिन इंडिया में থাকতে হবে, लेकिन उसके साथ साथ 60 दिन प्रीवियस ईयर में भी रहना पड़ेगा। यानी 22-23 में 60 दिन रहो और पिछले 4 साल में 365 दिन रहो, तो भी तुमको इंडिया का रेसिडेंट माना जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी एक रूल यहाँ पर फुलफिल हुआ है कि नहीं वो देखना है सर। अब गिनना पड़ेगा, तभी वो डेट कम इंपॉर्टेंट है। अब इसको काउंट अभी कर लेते हैं, चलो मेरे साथ साथ ही करो, समझो पहले चीज को समझो, बाद में कॉपी में सब हो जाएगा। So if an individual satisfy any one of the condition mentioned above, she is a resident. If both the above conditions are not satisfied, the individual is a non-resident. अगर सेटिस्फाई नहीं होता है ना तो वो नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। अच्छा, रेसिडेंट होने का नॉन रेसिडेंट होने का कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज है? यस, एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी, बता। अगर यहाँ के रेजिडेंट होगा तो फिर यूएसए तो हट जाएगा। नहीं सर, नहीं होगा। मैं आपको पहले ही बोला कि सिटीजनशिप का साथ रेसिडेंशियल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यूएस, हाँ वो अलग, दोनों अलग चीज है, सिटीजनशिप अलग चीज है। रेसिडेंशियल स्टेटस हर कंट्री का अपना अपना,
हम लोग ये इनकम टैक्स पर्पस में पढ़ रहे हैं कि इनकम टैक्स में उससे टैक्स लेना है कि नहीं लेना है, इस पर डिपेंड करता है। अच्छा फिलहाल मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जितना जरूरी है उतना बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं जाऊंगा अभी इसके डेप्थ, बहुत डेप्थ है, उतना डेप्थ में नहीं जाना है। फिलहाल कैलकुलेट करते हैं। मिस चार्ली एक अमेरिकन नेशनल है, मैंने बेसिकली अमेरिकन सिटीजन है। असेसमेंट ईयर 23-24 में हैज टू डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ अ स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 एंड प्रीवियस ईयर 22-23। तो कैलकुलेट करो सर, वो कब आया था? 16 मार्च को आया था, है ना सर? अब आप ही लोग मेरे साथ साथ काउंट करके मुझे बताओ, प्रीवियस ईयर ये जो 22-23 है, ये 22-23 स्टार्ट कब हुआ था? सर हमारे देश में जो फाइनेंशियल ईयर चलता है वो अप्रैल से मार्च का चलता है, तो 22-23 स्टार्ट कब हुआ था? 1422 में। धीरे धीरे आदत हो जाएगा सर हम लोग के लिए। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो 1 अप्रैल ईयर स्टार्ट होता है और 31 मार्च अकाउंटिंग है, वही वाला ये, उसी को यहाँ पर प्रीवियस ईयर में भी काउंट होता है। 31 मार्च को ये खत्म होता है, तो 1/4/22 को स्टार्ट होगा, 31/3/23 को खत्म होगा। तो इसमें देखना है कि बंदा कब आया था, मैंने मिस चार्ली कब यहाँ पर आए थे। तो 1/4/22 तो ईयर का स्टार्टिंग है, अब उन्होंने कब आया? 16 अप्रैल को, ठीक है। और फिर देखो यहाँ पर ना 2 बार हुआ है, 16 अप्रैल में आने के बाद फिर 19 नवंबर को, सितंबर को चला गया था, देखो। अच्छा मैं दिखाता हूँ कब आया था सर। सॉरी 16 मार्च को आया था, सॉरी सॉरी 16 मार्च को आया था, आई एम सॉरी सर, 16 मार्च को आया था। और फिर वो लेफ्ट फॉर यूएसए, मैंने यूएस रिटर्न चला गया था 19 सितंबर 2022 में। अच्छा इसका मतलब, अच्छा मार्च, तो मार्च जो है सर ये करंट 1/4/22-23 का पार्ट है क्या? माने 1/4/22 से लेके 31 मार्च 23, ये जो एरिया है 16 मार्च उससे पहले आता है ना, तो 16 मार्च 22 उससे पहले आता है, इससे 21-22 में गिनता है। वो तो 21-22 का डेट हो गया, है ना सर? 21-22 तभी यहाँ पे 21-22 लिखा हुआ है। समझ रहे सर? तो इसलिए अच्छा वो 19 सितंबर 2022 जो है ये कौन से डेट में आता है? वो 22-23 में आता है। 22-23 19 सितंबर 22-23 का पार्ट है, लेकिन 16 मार्च 21-22 का पार्ट है। तो हमें उतना नहीं देखना है, हमें तो सिर्फ 22-23 काउंट करना है। तो एक चीज आप मुझे बताओ, जो बंदा 16 मार्च को इंडिया में आया है 2022 को, और 19 सितंबर 2022 को यूएस रिटर्न चला गया, फिर से रिटर्न आया इंडिया में 27 मार्च को, ठीक है। लेकिन आप इसके अंदर से मुझे इतना बताओ कि 1/4/22 में वो इंडिया में था या नहीं? था ना सर? ठीक है, तो हम लोग यहाँ से काउंट करेंगे 1/4/22 से लेके 16 सितंबर 2022 तक, कितना टाइम होता है काउंट करो। सॉरी 19 सितंबर, सॉरी सर 19 सितंबर तक काउंट करो। कैलकुलेटर में बहुत सिंपल हो जाएगा सर, ऐसे ही नॉर्मल सेंस लगाओगे तो हो जाएगा। हर मंथ का 30 दिन होता है ये, अब आपको पता होना चाहिए कि अप्रैल का 30 दिन, मई का 31, जून का 30, जुलाई 31, अगस्त भी 31, और सितंबर का 16 दिन। दिन आता है और जिस दिन जाता है काउंट होता है, जिस दिन आएगा और जिस दिन जाएगा काउंट करना है। तो फ्रॉम 1 अप्रैल से लेके 19 सितंबर 22 तक 172 दिन हो गया। लेकिन उसके बाद वो फिर से इंडिया आया और आने के बाद 27 मार्च तक रहा ना सर? देखो, तो while in India she had purchased a showroom in Mumbai on 30 April 2022 which was leased out on a rent and she had taken a loan from a bank, ठीक है। अच्छा मोटा मोटी अब इसका स्टे देखना पड़ेगा कि इंडिया में उसके बाद कब तक है। तो बेसिकली हमें बस इतना देखना है 31 मार्च तक कितना होगा, मैंने 27 मार्च से लेके 31 मार्च कितना है? 5 दिन। आप लोग एक चीज गौर कर रहे हो, हमें बस डेट से मतलब, ये जो प्रीवियस ईयर है ये 1/4/22 को स्टार्ट हो रहा है और 31 मार्च 2023 को खत्म हो रहा है। तो हम लोग उसको जो स्टेइंग हिसाब है उसमें सिर्फ 22 से लेके 23 का हिसाब देखेंगे, अप्रैल का, अप्रैल और 31 मार्च का।
बीच में वो ज्यादा रहे कम रहे फर्क नहीं पड़ता, हमें बस हमारा डेट से मतलब प्रीवियस ईयर के डेट से। तो ये 172 कैसे आया, दर्ज क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है ना बाकी सबको? अच्छा 27 मार्च 2023 को जब वो उसने रिटर्न आया, तो उसमें से देखिए 31 मार्च 2023 तक कितना टाइम होता है, 5 दिन होता है, ठीक है। तो कुल मिला के इंडिया में कितना दिन रहा 22-23 में, वेट, इंडिया में था क्योंकि वो तो फर्स्ट टाइम आ रहा है। 14 दिन यहाँ भी लिखो। हाँ सर, देखते हैं 16 दिन मैंने वो 21-22 में 16 दिन था ना सर, क्योंकि वो तो पहले भी आया था ना सर। तो प्रीवियस ईयर 21-22 में मैंने 1/4/21 से लेकर 31 मार्च 2022 पिछले प्रीवियस ईयर, पिछला प्रीवियस ईयर में वो 16 दिन था ना। तो अभी दोनों के प्लस कर, नहीं प्लस नहीं करना, ये इसलिए दिखा रहा है कि हमें बस इतना देखना है कि क्या पिछले सालों में वो कब रहा है इंडिया, कि क्या मैंने सेकेंड प्रोविजन फुलफिल हो सकता है कि नहीं उसके लिए। टोटल मतलब मंथ्स से टोटल मैंने देखो दो रूल है, या तो 182 में फिट हो जाओ, या तो 60 और 365 में फिट हो जाओ, कोई भी एक में फिट होना। अगर 182 में फिट हो जाओगे तो सेकंड में और नहीं जाना, और अगर 60 और 365 में फिट हो जाते हो तो भी चलेगा, वो सेकंड चॉइस है। तो 177 तो फिट नहीं हुआ, सेकंड वाला कंडीशन 16 दिन मुझे भी नहीं लगता वो भी फिट हो पाएगा, है ना, वो भी नहीं हो पाएगा क्योंकि वो पहली बार आया है ऐसे भारत। तो फिर सिंपल बात है कि वो नॉन रेजिडेंट है, क्योंकि वो दोनों रूल है ना सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का, कोई भी रूल फुलफिल नहीं किया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन रेजिडेंट। द टोटल स्टे ऑफ एसएससी ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर इंडिया वाज लेस देन 182। पहला कंडीशन 182 दिन का था, फुलफिल नहीं किया। ड्यूरिंग द 4 years preceding this year was for 16 days, therefore due to non fulfillment of any of the two conditions for a resident, she would be treated as non resident। सिंपल। रेजिडेंशियल स्टेटस को जब हम लोग अलग से करते हैं ना सर, तो मैंने एक एक चीज को बारीकी से देखा है ना सर, जिनका हुआ है आपको पता है मैं किस तरह से उसको सिखाता हूँ, एक एक पॉइंट लिखा लिखा के सिखाता हूँ, क्योंकि अभी मैं रेजिडेंशियल स्टेटस नहीं सिखा रहा, अभी मैं टोटल इनकम सॉल्व करने के लिए जितना जरूरी है उतना बता रहा हूँ, इसलिए जस्ट मैं आपको कहानी समझा रहा हूँ। जब हम लोग रेजिडेंशियल स्टेटस को ओनली सॉल्व करेंगे तब आपको इसका कैलकुलेशन करने का इजी तरीका भी बता देंगे, और जिसको आता है वो रिवाइज कर ले प्लीज। तो अच्छा सर, अब बात है सर, नॉन रेजिडेंट हो गया तो क्या उखाड़ लिया, और रेसिडेंट हुआ तो क्या हो जाए। सर एक चीज याद रखना, रेसिडेंट होने से दुनिया में कहीं से भी कमाई इंडिया में टैक्स देना, और नॉन रेसिडेंट होने से अगर इनकम इंडिया में जनरेट होगा तभी देना है, नहीं तो नहीं, क्योंकि वो इंडिया में लीज ले रहा है। ठीक है, अब उसका हिसाब कर लेते हैं चलो। एक बार पंखा बंद कर देना सोने का, ठंडा लग रहा है मुझे भी लग रहा है। मैं तो बाइक ना गया है ना इसलिए पहना हूं हवा चलता है। ऊपर 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 सर, हाँ यहाँ पर भी तो ज्यादा हो रहा था, बूंदाबांदी होती थी अपना, दिनांक पे बूंदाबांदी होती थी। हो रहा था ना। चलो कंप्लीट करते हैं। अच्छा, शोरूम लोकेटेड इन मुंबई, रिमेंड ऑन रेंट। अच्छा कब से रेंट लिया है, डेट आपको पता है, 1 मई को रेंट लिया था। ये देखो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, रेंट कब लिया था, 1 मई 2022 को, है ना सर। अच्छा, अब हमें देखना है कि 22-23 में, 22-23 प्रीवियस ईयर में उसने कमाया कितना, 25,000 करके उसका रेंट था, है ना। अच्छा बैंक उसका इंटरेस्ट भी, वो बैंक में इंटरेस्ट भी भर लोन लिया था, ठीक है। तो ये अच्छा, साथ में कुछ गिफ्ट भी कमाया, ठीक है। तो हमें बस ये सब चीज देखना है कि क्या क्या कमाया है और क्या इनकम किया है और क्या खर्चा किया है। गिफ्ट को इनकम में गिना, हाँ गिफ्ट को इनकम में गिना। किसको, गिफ्ट को, एक उसमें थोड़ा प्रोविजन है, कुछ लेवल तक छूट होता है 57 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 में, ठीक है। सर्टेन 50,000 तक इनका गिफ्ट नॉर्मली छूट है, उसके ऊपर में जो भी कमाओ मिलेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये 176। चलो मैं बता देता हूँ एजम्पशन, अभी बहुत सारा नियम है, तू सिर्फ देख क्या हो चल रहा है, नियम अभी बाद में धीरे धीरे पता लगेगा। अच्छा चार्ली का भी कैलकुलेट करना है, शोरूम लोकेटेड इन मुंबई, जिसको रेंट पे दिया 1 मई को लिया 22 को, उस डेट से लेके कितना कमाया 31 मार्च 2023 तक, मैंने 22-23 का देखना है सर, 22-23 इज माई प्रीवियस ईयर, तो इसमें कितना कमाया 25,000 करके अगर रेंट है तो कितना महीना होता है, 11 महीने होता है। अरे मई से लेके मार्च,
अप्रैल तो गत गया ना सर, तो मई से मार्च कितना होता है 11 मंथ, तो 11 मंथ का 25,000 करके 2,75,000। कोई डाउट इसमें? हाँ सही है ना सर कैलकुलेशन मेरा? 11 लाख इंटू 25 करके हो रहा है ना? अच्छा, और एक बात देखो, क्योंकि अब ये क्या हो गया, ये आपका हाउस प्रॉपर्टी इनकम, मैं आपको 5 हेड बताया था। रेंटल इनकम क्या होता है? हाउस प्रॉपर्टी इनकम। तो हाउस प्रॉपर्टी में एक्चुअली बहुत सारा रूल और भी होता है, जीएबी, एनएबी, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग जो सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेशन में सिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पर इतना लोचा नहीं है, ये सिंपल दिया है। तो वहाँ पर ना बहुत सारे चीजें, म्यूनिसिपल वैल्यू देता है, स्टैंडर्ड वैल्यू देता है, पर यहाँ से भी यहाँ पे कुछ है नहीं। वो सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर जब करते हैं उस पर काफी सारा चीजें देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर जितना दिया है उसी को जीएबी माने, जीएबी माने ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जितना रेंट आ रहा है वही उसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू इन दिस केस। लेकिन लोचा वाला सवाल भी हो सकता है जिसमें जीएबी कैलकुलेट करने के लिए मेहनत करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जीएबी कैलकुलेशन के लिए हमें ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर और कुछ है नहीं। अच्छा, ये रूल है कि जितना आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा उसमें से सरकार का जो टैक्स है वो माइनस करना है। अच्छा, क्वेश्चन में कहीं पर भी टैक्स के बारे में कुछ बोला नहीं कि इतना म्यूनिसिपल टैक्स है, तो कुछ बोला नहीं तो दिमाग नहीं लगा, नहीं, ठीक है। जो मिलेगा इसको बोलेंगे नेट एनुअल वैल्यू। इस नेट एनुअल वैल्यू पे गवर्नमेंट हाउस प्रॉपर्टी हेड, जो आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा था ना कि चैप्टर हेड के अंदर प्रोविजन होता है उसको कैलकुलेट करना है, उसी का हिसाब 30% का 30% डिडक्शन मिलता है 24 सबसेक्शन बी के तहत। ठीक है, अब चलो सबसेक्शन बी अभी दिमाग में मत लगो, सेक्शन 24 इतना याद रखो। तो 24 के तहत जितना एनएबी होगा उसका 30% क्या कर देंगे सर? डिडक्शन कर देंगे। तो 2,75,000 पे 30% 82,500। और आपने लोन भी लिया है ना इंटरेस्ट घर का, घर बनाने के लिए, उसका इंटरेस्ट का फायदा मिलेगा। अच्छा, एक चीज है, आपने ये जो घर है रेसिडेंशियल पर्पस में लिया कि लेट आउट पर्पस में लिया? मिस चार्ली का जो घर है ये लेट आउट पर्पस में लिया है कि रेसिडेंट पर्पस में लिया? लेट आउट पर्पस में, मैंने भाड़ा देने के लिए ही लिया है। तो जब घर भाड़ा देने के लिए ही लिया जाता है तो जितना इंटरेस्ट भरोगे पूरा का पूरा इंटरेस्ट डिडक्शन मिलेगा। बात समझ रहे हो सर? लेकिन अगर रेसिडेंशियल पर्पस में हो तो उसका लिमिट है, मैक्सिमम 2 लाख, वो बाद में बताएंगे। फिलहाल लेट आउट प्रॉपर्टी है, लेट आउट के लिए मेरा इंटरेस्ट कितना है? 97,500। अच्छा, क्या बोला है? बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑफ 97,500 अप टू 30% में 2023। तो बस इतना ही है मेरा, तो इसका हिसाब यहाँ पर पुट करेंगे 97, जितना है उतना ही मिलेगा सर, 97,500। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है गवर्नमेंट हमको बेनिफिट दे रहा है कि आप अपना इनकम को, क्योंकि ये मेरा खर्चा है ना सर, खर्चा माइनस करने देगा। तो इधर टोटल हो जाएगा 1,80,000, तो 2,75,000 से 1,80,000 माइनस होगा तो 95,000। ये 95,000 क्या हो गया सर? हाउस प्रॉपर्टी इनकम। ठीक है। अच्छा, आपने यहाँ पर अदर सोर्स पे भी कमाया, ये जो गिफ्ट कमाया ना सर, ये गिफ्ट का इनकम अदर सोर्स का कमाई होता है, इसका कोई हेड नहीं है। मैंने इसको आप सैलरी बोल पाओगे, इसको आप बिजनेस प्रोफेशन बोल पाओगे, इसको आप कैपिटल गेन बोल पाओगे? नहीं ना। तो जिसका कोई घर नहीं होता उसका अदर सोर्स का घर होता है। तो अदर सोर्स में आपको गिफ्ट मिला है। अच्छा, अब आपको देखना है कि गिफ्ट का वैल्यू कितना है। पहला गिफ्ट का वैल्यू कितना था? 51,000 फ्रॉम पेरेंट्स हस्बैंड, ससुर जी से मिला था, है ना? पेरेंट ऑफ हस्बैंड लॉ से, इन लॉ से मिला था। सिस्टर ऑफ हस्बैंड से 11,000 का मिला था, और क्लोज फ्रेंड से 1,72,000 का मिला था। उसमें से एक से 1,51,000 और एक से 21,000। अब इसका हिसाब क्या होगा? देखना है कि सर अप टू 50,000 तक नॉर्मली गिफ्ट में छूट मिलता है। कैश गिफ्ट रिसीव फ्रॉम नॉन रिलेटिव्स is chargeable to tax as per section 56 subsection 2 clause 10. तो दोस्त वाला पे टैक्स लगेगा। सर इफ एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सच गिफ्ट एक्सीड्स 50,000, अगर 50,000 से क्रॉस करेगा तो लगेगा, नहीं तो नहीं। So 50,000 received from parent of husband would be exempt, since parent of husband fall within the definition of relative, and gift from relative are not chargeable to tax. ये दोनों पे चार्ज नहीं होगा। 11,000 received from married sister of husband is exempt since sister-in-law falls within the definition of relative, and gift from relative is not chargeable to tax.
ये दोनों में नहीं है। लेकिन गिफ्ट फ्रॉम टू फ्रेंड्स ऑफ हस्बैंड, ठीक है, वो आपका नहीं, कोई नहीं लगता सर। तो 1,51,000 and 21,000 एग्रीगेटिंग टू 1,72,000 इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10। इसमें भी 50,000 तक लिमिट था, लेकिन आपका टोटल तो ज्यादा हो गया, आपका टोटल तो ज्यादा हो गया, 50 क्रॉस कर गया। तो पूरा का पूरा 50 के ऊपर 1,72,000 ही आपका टैक्सेबल होगा। समझ में आया सर? आ गया समझ में? हाँ सर। ये सब सेक्शन हम लोग कहाँ पढ़ेंगे डिटेल्स में, एक एक चैप्टर हेड के अंदर, तब इसका पूरा डिटेल समझ में आता है। इसलिए चैप्टर हेड को डिटेल्स में पढ़ना जरूरी है। जो लोग पहले पढ़े हो चैप्टर हेड, वो रिवाइज करना चालू करो। जिसका नहीं हुआ है वो बाद में फ्रेश नहीं पड़ेगा। लेकिन चैप्टर हेड अगर नहीं पता तो टोटल इनकम पे ग्रिप नहीं बना पाओगे। सो 2,67,000 क्या हो गया सर आपका टोटल इनकम? कैसे आया? 1,72,000 यहाँ से और 95 यहाँ से, तो कुल मिला के आपका हो गया 2,67,000, 2,67,000। अब इसमें आपका टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट कर लो, काम खत्म, पैसा हजम। आपको पता है अप टू 2.5 लाख तक क्या होता है? अप टू 2.5 लाख, अप टू 2.5 लाख नील ना सर, दिखा रहा था तो कुछ दिन पहले, कुछ दिन पहले। तो अप टू 2,50,000 नील, ग्रेटर देन 2.5 टू 5 लाख 5% कितना होता है? अच्छा 5 लाख तक जाना है क्या? इनकम तो 5 लाख तक है ही नहीं, इनकम तो 2,67,000 पे खत्म। तो 17,000 हाँ सर, 17,000 17,000 पे कितना लगाएंगे? 5%, कितना होता है? 850 सर। एडुकेशन के लिए वो तो लगेगा ही, फिक्स्ड है 4%, 850 पे 4%, 850 पे 4% कितना होता है? 34। कुल मिला के कितना हुआ? 884। ये राउंड अप हाँ, ये राउंड ऑफ का एक रूल है सर। सरकार आपसे नियरेस्ट मैंने 5 के उस पार जाएगा तो उसको ले लेगा। मैंने अगर ये 885 होता तो 890 हो जाता, 5 के इधर होगा तो इधर इधर वाला राउंड 85 बना तो क्या होगा? 90 करना है। 5 के इस पर रहेगा तो इधर करेंगे, 5 के उस पर रहेगा तो उधर करेंगे, अब 5 में से भी उस पर ही उस पर जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हाँ बोल। हाँ रिलेटिव गिफ्ट पहले पूरी नॉन टैक्सेबल, क्योंकि जैसे मेरे बा ने मेरे को कुछ दिया, मेरे ससुर ने मेरे को कुछ दिया, तो उसमें भी टैक्स लगा देंगे क्या? मैरिज पर्पस में देने से भी वो टैक्स फ्री है। शादी के टाइम पे तो नॉन रिलेटिव भी देने से वो भी टैक्स फ्री है। शादी के टाइम पे अगर नॉन रिलेटिव भी देगा तो वो भी टैक्स फ्री हो जाएगा ना। ठीक है, शादी के टाइम, नॉर्मल टाइम पे नहीं, शादी शादी में जो मैरिज में जो गिफ्ट मिलता है। ठीक है, तो सर ये हो गया नॉर्मल कंडीशंस। अब इस तरह से और भी चीजें हैं। नेक्स्ट क्लास में, कल का क्लास है सिमिलर टाइम पे ही, कल आ जाओ, कल बाकी क्लास डिस्कशन और भी क्वेश्चन सब करेंगे टोटल इनकम पे। तो पूरा एक ओवरव्यू ले लेंगे। जिनका ऑलरेडी चैप्टर हेड्स पता है उनको प्रैक्टिस हो जाएगा, जहां गड़बड़ है वो चैप्टर हेड में जाके रिवाइज करें। जिनको पता नहीं है वो टोटल इनकम का कैलकुलेशन का वेरियस टाइप्स देखें, फिर आगे जाके हेड में तो जाना ही है सर। ठीक है, लेकिन सर ऑब्वियसली ग्रिप तभी आता है जब पूरा पांचों हेड में नॉलेज मिलता है। जब तक पांचों हेड में नॉलेज नहीं है तब तक ग्रिप कभी नहीं आएगा। ठीक है सर, जिन लोगों को चैप्टर हेड पता है वो बाकी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके मुझे शेयर कर सकते हो। ऐसे कल आओ सर, कल बाकी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करते करते क्या, हाँ पाठी नोट भेज देंगे सर। तो फिर आज इतना ही रखते हैं सर। समन्विता, शालिनी, प्रिया, ठीक है सर, टाटा बाय। या व्हाट्सएप में भी भेज दोगे? बाय। बाय सर बाय।